इम्पोर्टेंट ये है कि आपने वो जो भी राइड करी है उसके बाद आप कितने फ्रेश थे, किस तरीके से आप मतलब आपकी बॉडी कितनी फ्रेश थी। तो आप बिल्कुल स्ट्रगल करके कोई राइड करके आ रहे हो तो वो अचीवमेंट नहीं है। ठीक है ना, आपकी बॉडी कितनी फ्रेश है, आपने मतलब उसके बाद भी आप एंजॉय कर रहे हो, आपको बॉडी ऐसे फेंटेड तो नहीं आ रही है, आप तो मल गया आप एक दो मतलब आप 600 करके आए उसके बाद 2 दिन तक आपको होश ही नहीं है, आप मतलब रिकवरी में गया है जी, वो वाला पार्ट है। तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो दैट मीन कुछ भी जिसमें कि एक पर्सन की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है थ्रू द एनी वर्कआउट जो फिजिकल है, वो कहीं ना कहीं किसी भी इन्फेक्शन से वो बेटर फाइट करता है, वाला पार्ट है। तो यस, तो इसकी इतने एडवांटेज दिखे मेरे को कि जो साइकिलिंग से कि कहीं ना कहीं मैंने इन सब चीज़ों में एक काफ़ी अच्छे से फाइट कर पाया। तो चलो ये बोलो, आप 5 किलोमीटर से स्टार्ट करो, आप प्रोग्रेसिव में जाओ सो दैट कि आपकी बॉडी भी एक उस चीज़ को अडॉप्ट करेगी एंड ठीक। हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पॉडकास्ट में बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं हमारे साथ, मिस्टर संजीव शर्मा, जो कि एक बहुत ही पैशनेट साइकिलिस्ट हैं। अगर इनकी हिस्ट्री में आपको बताऊं तो ये 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा साइकिलिंग कर चुके हैं, जो इनके स्ट्रावा अकाउंट में हमें पता लगता है। और हो सकता है स्ट्रावा पे पहले भी इन्होंने बहुत साइकिलिंग करी हो जिसका हमें ना मालूम हो, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास ना हो। तो संजीव जी, हमें बताइए कि कैसे आपकी साइकिलिंग जर्नी स्टार्ट हुई। अच्छा, थैंक यू सो मच पुनीत, पहले तो इस पॉडकास्ट के लिए इनवाइट करने के लिए। एंड मोस्ट वेलकम। फर्स्ट मैं इस चीज़ को इसलिए अप्रिशिएट करता हूँ आपका कि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं कि कम्युनिटी के लिए, देखो हम क्या कहते हैं ना कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करना और लोगों को एक दूसरे के एक्सपीरियंस शेयर करवाना एक बहुत बड़ी हेल्प होती है, जो कि मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि जब आपने कहा कि कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये चीज़, जब 2017-18 की बात करता हूँ, तो ये इन्फॉर्मेशन भी बहुत कहीं ना कहीं एक गैप होता था, बहुत बड़ा एक लोगों के पास में करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं होता था। तो क्योंकि हम चाहते थे कि एक्सपीरियंस राइडर से उनका एक कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस लें। तो यस, ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, आप मानिए साइकिलिंग मेरे कहीं पर भी किसी भी टू डू लिस्ट में नहीं थी मेरे। और एक मेरे को क्योंकि क्या हुआ था, साइकिलिंग कहाँ से चैप्टर आया कि मेरे को एक स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड है, जो कहीं ना कहीं बचपन से था एक पेन, बट वो इंक्रीज होता रहा। एंड देन क्या हुआ कि जैसे ही जब आप जॉब में आते हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में आते हो और आपकी सिटिंग जॉब होती है, तो आपके जो जो रॉन्ग पोस्चर एंड लॉन्ग जो आपकी सिटिंग हैबिट बनती है, उससे कहीं ना कहीं आपका क्या होता है कि आपका एक आप वेट गेन करने लग जाते हो एंड आपकी जो है फिजिकल एक्टिविटी धीरे धीरे कम होती जाती है। जिस तरह का आजकल हम सबके पास में हम पता है कि प्राइवेट लाइफ में है और सब वही मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक सब रहता है, तो आपका फुल डे कहाँ जाता है पता नहीं चलता। तो ये प्रॉब्लम मेरे नहीं, बहुत लोगों के साथ में है कि जैसे ही वो इस कल्चर में, प्राइवेट कल्चर में जाते हैं, तो सबसे ज़्यादा जो इग्नोर होता है वो होती है हमारी हेल्थ। एंड उसी वजह से ही जब मैं मतलब 99 से मेरा धीरे धीरे प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गया था। एंड 2015 में मेरे को फिर जब काफ़ी बैक का प्रॉब्लम हुआ एंड देन फिर MRI वगैरह हुई, देन वी फाउंड कि जो L5 और S1 है वो मेजर बल्ज हो रखा है डिस्क का। वो एक ऐसी स्टेज थी कि अराउंड 2 वीक्स तक मैं मतलब टोटली मैं हिल भी नहीं सकता था, इतना मेरे को प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि वो वर्स्ट हो गया था वहाँ पर। तो एंड तब तक मेन प्रॉब्लम ये हुआ था कि इतना इस मेरी नॉन एक्टिव प्रोफाइल और उसकी वजह से लाइफ की जो स्टाइल की वजह से वेट भी जो था वो 90 प्लस था मेरा उस समय। 90 प्लस। तो और अभी तो कितना अभी होगा? अभी अब ये रहता है कि अब मतलब आई शुड बी अराउंड 67 समथिंग। तो मैं मतलब ये था कि तब जब डॉक्टर के पास काफ़ी चक्कर लग गए, क्योंकि जब आपको इतना प्रॉब्लम होता है तो सबसे पहले आप क्या कहते हो कि क्या सॉल्यूशन है, बिकॉज सबसे इजी डॉक्टर के लिए होता है कि आपको डिस्क का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये तो सर्जरी है ऑप्शन, कुछ नहीं होता। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि एक ने सजेस्ट कि यार अगर आप जो है अराउंड 15 kg मिनिमम आपको वेट कम करो अगर आपको सर्जरी अवॉइड करनी है। तो अब मेरे लिए एक रियल क्वेश्चन आ गया था कि सर मेरे को बैक का प्रॉब्लम है और मैं जिम कर नहीं सकता हूँ, वेट उठा नहीं सकता हूँ,
रनिंग के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं। ट्रू। क्योंकि उसमें रोड पे आपको जर्क वगैरह काफ़ी लगते हैं, इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मतलब बैक मेरे को है, हो सकता है कि नी का और या एंकल वगैरह का भी प्रॉब्लम का, तो उसके अलग रहते हैं। स्विमिंग बहुत अच्छा एक वे है वेट रिड्यूस करने के लिए। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि सिंस मैं गाजियाबाद जहाँ रहता हूँ तो वहाँ पर कितनी फैसिलिटीज़ नहीं है अगर वे। सो मेरे पास लास्ट ऑप्शन जो 17 में, जब 2017 में मैंने इसको करा, देन एक साइकिलिंग का आया कि ठीक है एक ना कोई एमटीबी लेते हैं जिसमें सस्पेंशन वाली होती है, तो ठीक है ज़्यादा वो नहीं लगेंगे एंड थोड़ा कार्डियो एक्सरसाइज होता रहेगा। वेट रिड्यूस करने के लिए भी लिया आपने। यस। तो साइकिलिंग जो मेरी लाइफ में ऐड हुई वो ओनली क्या हुआ कि वेट मैनेजमेंट के लिए हुई थी। Okay. कभी भी मेरा कोई गोल नहीं था कि मेरे को ऐसे साइकिलिस्ट वो बनना है या कुछ करना है, लॉन्ग इवेंट करना है, कुछ भी नहीं, या रेस में जाना है। ओनली पर्पज़ यही था कि मैं एक जो ये नॉन एक्टिव लाइफ हो रखी है, जो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहे हम एक, तो उससे थोड़ा एक्टिव हो जाएं और वेट रिड्यूस हो। तो वहाँ से ये 2017 के एंड में मैंने डिकेथलॉन स्टोर था वहाँ गया एंड देन आई फाउंड कि सर कौन सी जो भी अच्छी है आपकी साइकिल एमटीबी वो दीजिए। और बिकॉज वहाँ पर रोड बाइक भी थी तब, लेकिन तब डर लगता था कि नहीं अभी मेरे को बैक का प्रॉब्लम है। सो आई वाज नॉट श्योर कि ये कैसे बॉडी को रिएक्ट करेगी और उसमें हो सकता है जर्क के ज़्यादा चांसेस हो। तो इसलिए सबसे प्राइम था, मैंने कहा एमटीबी उठाया उनसे एंड तब एक डेली जो है मेरी लाइफ में ये साइकिल जुड़ी थी। और धीरे धीरे मेरे माइलस्टोन जो है वो ऐड होते गए उसमें, कि हो सकता है कि वो पहले शुरू में 5 किलोमीटर थे, 7 किलोमीटर, तो ऐसे वो माइलस्टोन ऐड होते गए थे। तो यहाँ से मेरी लाइफ में एक साइकिलिंग ऐड हुई थी। यस, सिर्फ वेट मैनेजमेंट के लिए Just- आपने साइकिलिंग को स्टार्ट किया और आपका कोई एज सच साइकिलिंग में Yes. आगे कुछ कोई पर्पस कोई नहीं ऐसे था। नहीं था, मतलब किसी ने मेरे को रेकमेंड नहीं किया था या मैंने किसी को देख के नहीं ली थी कि वो एक साइकिलिस्ट है या वो कोई नेशनल, तब तो मैं इस फील्ड में मैं ज़्यादा देखता भी नहीं था। तो आज की डेट में आपका टिपिकल ट्रेनिंग रूटीन क्या रहता है? यस, जब वहाँ से लाइफ स्टार्ट हो गई थी तो ये रहा कि छोटे छोटे माइलस्टोन बनाता था मैं, कि पहले 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर गए, फिर उन 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर नई नई चीज़ सीखने को मिलती थी, क्योंकि तब तक हमें वही जो हमने स्टार्टिंग करा था कि इन्फॉर्मेशन का जो गैप, क्योंकि एक ये रेडीली कहीं भी नहीं होता था कि भाई आपने ये देख लिया या कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से कलेक्ट कर ली कि ठीक है आपको ये डूज और डोंट्स हैं, आपको ये प्री मील की इंपॉर्टेंस क्या है, ड्यूरिंग राइड की या ड्यूरिंग वर्कआउट की जो मील या वो रहता है हाइड्रेशन रहता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है, एंड पोस्ट वर्कआउट की। आपने साइकिल उठाए चल दिए एंड आगे, एंड देन तब धीरे धीरे आपको जब कहते हैं ना, आप जब बीच बीच में आप खाते रहते हो, प्रॉब्लम को फेस करते हो, देन आप लर्न करते हो। ठोकर खा खा के ही हम जो है थोड़ा सही हम सीखते वो होते हैं। हैं। तो जब आपको क्या होता है कि आप जब स्वेट बर्न करते हो तो आपको पता है कि इलेक्ट्रोलाइट आपका जो है डेफिशिएट हो रहा है, आपको फिर उसके लिए आप रिप्लेनिश नहीं कर रहे हो, आप इलेक्ट्रोलाइट ले नहीं रहे हो, कि हम तो सिंपल पानी करते थे लेकिन ओनली प्लेन वाटर आपको इतना हेल्प नहीं करता है फिर। तो तब मेरे को ये पता है कि एक बार मैं कोई मेरी लॉन्गेस्ट राइड थी वो, कि मैं वहाँ से गया एंड उस दिन शायद 62 किलोमीटर हो गए होंगे ओके। आना जाना। एंड वो क्योंकि डिहाइड्रेट इतना हो गया कि मैं ऑलमोस्ट ये हो गया था कि रास्ते में इतना हो गया था कि मेरे को घर कोई उठा के ले जाए और मैं कैसे कैसे, मेरे को पता है कि मैं कैसे पहुंचा था घर, और घर जाके मेरी ये हालत थी कि मेरी शायद गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, कि मतलब इतना वो हो गया था कि वो मतलब कहते हैं ना कि जो आप फेंट होने वाले हो उस बेहोशी से पहले की जो हालत थी वो मैं उस वाली कंडीशन में घर पहुंचा था। तो तब धीरे धीरे इनके रूल पता चले कि यस आपको इस टाइप का कोई ना कोई एक इलेक्ट्रोलाइट वाला लिक्विड कुछ चीज़ साथ में रखना चाहिए, कुछ साथ में एनर्जी बार वगैरह इनके इम्पोर्टेंस है, आप प्री वगैरह कुछ करके जाएं। तो वहाँ से थोड़ा सा फिर हम इन चीज़ों को थोड़ा फोकस करने लग गया था कि हाँ कोई अपना फ्रूट वगैरह रखते हैं, बनाना वगैरह रख ले, कोई भी मिल गया जो इजी डाइजेस्ट रहता है। फिर डेली अपना गाजियाबाद से एक टारगेट बनाया, फिर जब माइल्स बढ़े कि देसाज गार्डन एक आता है वहाँ से हम चलते थे, मैं रोज़ करके, एंड रोज़ मॉर्निंग का इस चक्कर में एक रूटीन बन गया था कि 5 o'clock का निकल जाना है, क्योंकि फिर 7 o'clock तक की वापस आके एंड 7:30 तक रेडी होके ऑफिस के लिए निकलना होता था। तो उस चक्कर में एक डेली का ये एक रूटीन मेरा फिक्स हो गया था। एंड
तो कितने टाइम में आपका वो वेट का टारगेट 15 केजीज का कंप्लीट हुआ था? वेट का जो टारगेट था, आप ये मानिए कि उसके बाद में मैं जैसे ही लॉन्ग डिस्टेंस वाले इवेंट, जब मेरे को पता लगा कि कोई ब्रेवेट नाम का चीज़ होता है कुछ एंड्योरेंस में, एंड दे सेट कि ये 200 किलोमीटर का है, तो वो स्टार्ट किया, 300 गया, 400, एंड देन एक आप न्यू जो है कम्युनिटी में ऐड हो गए हो, आपके लिए एक न्यू सर्कल बन गया, फ्रेंड सर्कल। जो आपका पहले था, आपका जो हो सकता है कि आपका जहाँ पे आप रहते हो उसकी एक कम्युनिटी बनी होती है, जो आपके स्कूल फ्रेंड होते थे या चाइल्डहुड के थे, एक तब तक वही कम्युनिटी थी। लेकिन जब आप किसी स्पोर्ट्स को ज्वाइन करते हो सकता है वो रनिंग हो सकती है, वो आपका बैडमिंटन हो सकता है, या साइकिलिंग, कुछ भी है, आप एक नई कम्युनिटी में जुड़ते रहते हो, एंड देन यू फाउंड कि यस, अब आपको एक, क्योंकि डेफिनेट बात है कि वहाँ पर आपको पॉजिटिव लोग से मिलते हैं, क्योंकि अगर कोई स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है और स्पोर्ट कर रहा है तो दैट मीन हम समझते हैं कि वो एक अच्छा पॉजिटिव वाला ही है पर्सन। तो वो माइलस्टोन को जो वेट वाला था, वो मेरे को लगता है कि शायद मैंने 18 के एंड तक जो था, मैं करीब 90 से 75 के अंडर आ गया था। मैं तब मेरे ख्याल से 91 92 था, तब मैं जो है 75 के रेंज में आ गया था। एक 1.5 साल लगा था आपको? एंड लगा मेरे को उसमें, हाँ। और उससे मतलब नॉट ओनली एक वेट मैनेज किया, मैं आपको बताता हूँ, और मेरे ख्याल से ये एक, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। मेरे को हाइपरटेंशन मतलब बीपी का प्रॉब्लम था, ठीक है, 155 समथिंग मेरा आइडेंटिफाइड हो रखा था, अपर वाला, क्योंकि मैं आईटी जॉब में था, ठीक है, एंड हम कस्टमर सर्विसेज में रहते हैं, तो सर्विसेज में आप आफ्टर सेल सपोर्ट में रहते हैं, तो डेफिनेट बात है कि आपके दिन भर एस्केलेशन चल रहे हैं, कुछ चीज़ हो रखा है। मेरी टीम है पूरी पैन इंडिया में, अकाउंट देखता था, जो आईटी के प्रोजेक्ट्स चलते थे हमारे। सो इतना आप मतलब कहते हैं ना कि सब पे चिल्ला रहे हो, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, तो एट द एंड आप अपने आप को डैमेज करते हो। ये मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं। आप जब भी मैं कहता हूँ प्रोफेशनल लाइफ में, ये कहीं पर भी, आप जब भी किसी पे चिल्लाते हो, एग्रेशन निकलता है, कोई भी चीज़ होता है, प्रॉब्लम कुछ भी हो सकती है, बट सबसे ज़्यादा आप अपने आप को बर्न करते हो। एंड उसका सिंपल कुछ नहीं, आप देखोगे एट द एंड आप एक अपनी कोई ना कोई जो है बीमारी को जन्म दे रहे हो अपने अंदर। सही बात है। हम चाहे अपने बच्चे पे चिल्लाते हैं, हम फैमिली मेंबर पे, या किसी भी चीज़, कोई भी मिस्टेक हो सकती है, कुछ भी चीज़ भी हो सकता है, बट एट द एंड हम क्या कर रहे हैं कि उस वे में हम अपने आप को डैमेज करते हैं। और धीरे धीरे ये रूटीन जब चलता रहता है ना, बीपी एक सिंपल सिम्टम है। अगर आपको किसी को भी, मैं सिंपल बोलता हूँ, चाहे वो मेल है फीमेल है, आपको बीपी हो रखा है ना, आप समझ जाओ कि एक तो आपका फूड हैबिट डेफिनेट बात है कि कहीं हिट हो रखा है, और आपका कोई ना कोई आप कार्डियो एक्सरसाइज करो, कोई भी। आजकल मैं कहता हूँ कुछ लोग सिंपल सोचते हैं कि नहीं योगा पकड़ते हैं, मैं कहता हूँ योगा सबसे अच्छा है, लेकिन योगा में आप इजी वाले स्टेप, इजी वाले योगा के वो मत करो, वो बहुत इजी होते हैं, मतलब उसके बहुत वे हैं योगा में भी, तो आप उन एक्सरसाइज करो जिसमें एफर्ट्स लगता है, जिसमें आपके कार्डियो को भी एक्सरसाइज हो, मतलब आप कहते हैं ना, तो वो है आप, या मतलब इवन जिम जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, रनिंग कर रहे हो, मतलब थोड़ा ध्यान रख के रनिंग करें, कि ताकि मतलब, क्योंकि शुरू में लोग कुछ भी स्टार्ट करते हैं बट उसके बाद में इम्पैक्ट आते हैं। तो बीपी का एक प्रॉब्लम मैंने जनरेट कर रखा था, साथ में उसके साथ में जैसे क्योंकि पेरेंट्स को था तो स्टोन का प्रॉब्लम, ठीक है। ये सब आपको क्या होता है, क्योंकि डेफिनेट बात है कि आपकी जब आप एक्टिव आप अपनी लाइफ को नहीं रखते हो, आप यानी वर्कआउट कोई नहीं कर रहे हो, या कोई डेली फिजिकल कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तो और आपका फूड हैबिट आपकी बनी है कि आपको अच्छा से चाह रहे हो, चाहे वो सॉल्टी है, चाहे वो ऑयली है, मसाले वाला चीज़ है, तो ये कॉमन एक सिम्टम होते हैं कि आपका बीपी हो रहा है, ये चीज़ हो रहा है। एंड आप मानोगे नहीं, ये वेट के साथ साथ मैंने उसके बाद में, मैंने आई थिंक 16 के बाद में अभी तक मेरे को कोई स्टोन का प्रॉब्लम नहीं हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम कोई भी कहते हैं ना कि जब फिजिकल करते रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपना एक बर्न कर रहे हो, कार्डियो कर रहे हो, आप स्वेट आउट कर रहे हो, आप ज़्यादा उसको जो है अपना कोई भी चीज़ आप खा रहे हो तो उसको अच्छे से डाइजेस्ट कर पा रहे हैं हम। फिर दूसरा क्या होता है कि जब आप बहुत अच्छे से स्पोर्ट्स को सीरियसली करते हो ना, तो आप थोड़े जो ये मार्केट फूड होते हैं
और ये सोल्टी और ये सब Unhealthy चीज, junk. आप इनको थोड़ा जंक फूड को बाइट पर आप लगता है कि यार अगर मैंने आज ये खा लिया ना कल मेरा परफॉर्मेंस जरूर हिट होएगा। एंड जब आप सीरियस इवेंट में जाते हो, आप रेसेस में पार्टिसिपेट करते हो या कोई इंटरनेशनल या कोई भी लॉन्ग वाले हैं, तब आप धीरे धीरे इनको रिलेट करते हो, जो कि मैंने किया। मैं अपना पर्सनली बताता हूँ, मेरे को ये लगता था कि अच्छा ये आज मैंने डेफिनेट बताया कि अभी रात को ये स्पाइसी और ये वाला खा लिया, ये बाहर का खा लिया, मेरे को सुबह प्रॉब्लम होगी और मेरा सुबह का वर्कआउट खराब होएगा। सही तो उससे कहीं ना कहीं क्या हुआ कि थोड़ी जो फूड हैबिट थी ना वो थोड़ी इंप्रूव सही होती हो गई। और वही इंप्रूव होने से क्या हुआ, यस वेट में देखो, आपको वेट मैनेज करने के लिए सबसे क्या हुआ, आपने एक फिजिकल वर्कआउट शुरू कर दिया कुछ भी, एंड देन आपने थोड़ा सा फूड में कंट्रोल करा कि ठीक मैं है। थोड़ा जो ये चीज़ ऑयली, ये मार्केट ये पैक्ड वाले जो होते हैं और जो इतना सॉल्टी आइटम जो खाते हैं वो सब चीज़ रिड्यूस कर रहे हैं। एंड साथ साथ जैसे ये इंप्रूव हुआ, बाय द वे मेरा स्टोन का प्रॉब्लम भी जो है वो मेरे को तब से मेरे को नहीं लगता। अदरवाइज मेरे को ये होता था कि हर ईयर, ये सिंपल ट्रेंड था मेरा, हर ईयर मेरा स्टोन डेवलप होता था। वो डॉक्टर के पास जाते थे, दवाई होती थी एंड तब तक का ये पूरा मेरा बना था। तो कहीं ना कहीं इससे ये सब प्रॉब्लम प्लस बाकी भी चीज़, क्योंकि क्या होता है ना कि हम स्पोर्ट्स के थ्रू ही क्या करते हैं कि अपनी इम्यूनिटी को भी इम्प्रूव करते हैं। हम सब ने देखा है कि कोविड में जब कोई भी प्रिपेयर नहीं था, कोई भी कंट्री इसके लिए प्रिपेयर नहीं थी, एंड प्रिपेयर तो तब होते हमें वैक्सीन ही नहीं पता थी इसकी, सही बात है। हर कंट्री लगी हुई थी। सो उस समय आप देखना कि एक आपकी इम्यूनिटी एक चीज़ थी जो आपको बाकियों से गाड़ी थोड़ा थी। ऊपर रख रखी थी। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप सुपर स्ट्रॉन्ग बन गए, मेरे को तो कुछ टच ही नहीं होएगा, बट आई हार्डली हर्ड, जितने मेरे को बाकी के केसेस सुनने में आ रहे थे कि फलाना, हर एक के मतलब एक्सपीरियंस रहा है कि उसके नियर बाय में किसी न किसी को उसने लॉस्ट करा या वो इससे इन्फेक्टेड था, वो काफ़ी टाइम तक उनकी जो है इसमें ट्रीटमेंट चला। तो उसमें मैंने जो स्पोर्ट्स से जुड़े हुए थे वो मैंने बहुत ही रेयर केस सुने, मतलब अप टू माय नॉलेज, जो मेरी नॉलेज में थे बहुत ही कम सुने। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि 2% विद जिसमें कि 1% की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है थ्रू द एनी वर्कआउट जो फिजिकल है, वो कहीं ना कहीं किसी भी इन्फेक्शन से वो बेटर फाइट करता है, वाला पार्ट है। तो यस, तो इसकी इतने एडवांटेज दिखे मेरे को कि जो साइकिलिंग से, कि कहीं ना कहीं मैंने इन सब चीज़ों में एक काफ़ी अच्छे से फाइट कर पाया, मैं ये प्रॉब्लम हुई। और उससे क्या हुआ कि एक बहुत, फिर एक कहते हैं ना कि एक लाइफ का पार्ट बन गया ये साइकिलिंग जो है, वो एक अब उसका ही आपका रूटीन बन गया है कि ये मेरे लाइफ का पार्ट है। डेफिनेट बात है, मैं ये थिंग्स कर रहा हूँ एंड तभी मेरे को ये सब चीज़ में थोड़ा सा इम्प्रूव हो गया। एंड 21 में, ईयर 21-22 जब कोविड भी आ गया था, तब मैं वेट को 61.300 तक ले गया था। मेरा रिकॉर्डेड है, मैं क्योंकि मैं जब भी मैं अपने आप को क्या करता था कि देखो कोई भी पर्सन है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए। ठीक बात है। अगर आपको रेगुलर बनना है, क्योंकि हमारे पास में 100,000 एग्जाम्पल्स रहते हैं सबके पास में कि यार जिम ज्वाइन कर लिया भाई मैंने आज, तो अब तो कल से ये होएगा वो होएगा, साल के पैसे दे दिए हैं, अब पैसे देते तो जाऊंगा ही, लेकिन आप देखना मैक्सिमम जो होता है वो 7 to 14 डेज तक ही रहता है, वो जो अंदर का हमारा वो रहता है वो खत्म हो जाता है। उसके बाद वो उसकी फ्रीक्वेंसी कम होती है, फिर ये अच्छा भाई उठा देगा यार मैं भी चले जाऊंगा। तो सब एक दूसरे का बेचारे ढूंढते रहते हैं कि तू मेरे को उठा, ये सोचता है कि मेरे को कोई और उठा, तो एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आपको सेल्फ मोटिवेटेड जरूर चाहिए उसमें, क्योंकि आपका रूटीन कैसे बने, रेगुलर कैसे बनोगे आप, उस चीज़ के लिए डेफिनेट बात है कि आप कुछ भी चीज़ ऐसा अच्छा करो ताकि बाकी लोग भी आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। दूसरा चीज़, मेरे को अपना सेट करने के लिए, क्योंकि मेरा जो पहला टारगेट क्या था कि वेट करना है, मैं डेली क्या करता था कि वर्कआउट किया, आज आया सेम उसी टाइम पर मेरे को वेट करना होता था मेजर, उसमें फोटो भी रखता था जी दिन, और मैं डेली बड़ा खुश होता था, आज मैंने जो है सपोज 50 ग्राम कम हुआ है, आज 100 ग्राम कम हुआ है, ये चीज़ें, तो वो थिंग्स रखा। तब मैं 61.3, एंड देन मेरे को खुद नहीं पता था कि मेरी बॉडी इतना वेट लूज करने के बाद में मेरा लुक कैसे डिफरेंट हो चुका है, क्योंकि आप डेली रहते हो आपको पता नहीं चलता है। सही बात है। पता उनको चलता है जो आपको काफी टाइम बाद फ्रेंड मिलते हैं। एंड देन सबसे पहले मेरे को क्या प्रॉब्लम होता था कि जो भी मेरे को प्रोफेशनल लाइफ में ऑफिस में मिल रहा है या मेरे जो मेरे बचपन के फ्रेंड थे, एंड सबसे पहले उनका एक ही आता था, वो बड़ा सीरियसली पूछते थे कि कोई बीमारी चल रही है क्या। अच्छा, वो सोचते थे कि इतना वेट हो सकता है कि कोई मेजर बीमारी चल रही। एंड मैं मजाक लेता था कि अरे नहीं क्या हुआ, ये नहीं, कह नहीं नहीं यार इतना वेट। एंड आई नो
कि मैं 36 प्लस जो है मेरा, जो मैं कई बार जब मैं जीन्स वगैरह लेने जाता था Jeans. मार्केट तो ये रहता था। एंड अब मैं नॉर्मली जो है 28 और 30 में 28 और 30 में घूमता हूँ मैं। तो मेरा वो बहुत लॉस हुआ, मेरे बहुत कपड़े मेरे को देने पड़े थे फैमिली मेम्बर को कि यार मैं अब ये सारे कपड़े नहीं यूज़ कर सकता हूँ। तो वो एक जो लार्ज से जो अब आजकल मैं एक्स्ट्रा स्मॉल पे आया हूँ तो उसका मैं क्रेडिट कहीं ना कहीं मैं साइकिलिंग को देता हूँ। और वो उसके पीछे एक सिंपल हर एक को मानना चाहिए कि एक थंब रूल है आपका, जो कंटिन्यूटी, एक सिंपल थंब रूल है, डिसिप्लिन। एक डिसिप्लिन रहना चाहिए आपका, रेगुलरिटी आपका रहना चाहिए। अदरवाइज कोई भी स्पोर्ट्स है उसका कुछ फायदा नहीं है आप स्टार्ट कर रहे हो अगर वो रेगुलर नहीं है। इसलिए कुछ भी चीज़ करो, जो कहते हैं ना हम सस्टेनेबिलिटी में कहाँ है, आप ये किसी को मत बोलो कि आप पहले दिन 50 किलोमीटर करो 40, आप 5 किलोमीटर से स्टार्ट करो, आप प्रोग्रेसिव में जाओ सो दैट कि आपकी बॉडी भी एक उस चीज़ को अडॉप्ट करेगी एंड धीरे धीरे क्या है कि वो आप सस्टेन कर सकते हो उस चीज़ को। रादर देन मैं जिम में जाऊँ पहले दिन ही लेके ये वेट वो वेट, 2 दिन बाद ये दर्द होता है, धीरे धीरे फिर इंटरेस्ट कम होता है, वो सब चीज़ें। तो यस, सस्टेनेबिलिटी बनी रहनी चाहिए किसी भी स्पोर्ट में। ये कपड़ों वाला जो एग्जांपल आपने दिया है तो मेरे साथ भी हुआ है। 36 वेस्ट से 32 और बहुत कपड़े खराब हुए। एग्जैक्टली। तो ये एक कॉमन है और बड़े सबसे ज़्यादा Cyclist के साथ उसमें होता ही है। सबसे ज़्यादा फायदा होता है आपके फैमिली मेंबर का। अगर आपका ब्रदर है तो मेरे भाई को मैंने सारे अपने ब्लेजर वगैरह जो उस समय के थे सब मैं देता था, वो बड़ा खुश होता था कि अच्छे से उसको कलेक्शन मिल गए हैं। सही बात है। यस। अच्छा, आप बताइए कि जो साइकिलिस्ट हैं जो ट्रेनिंग करते हैं वो क्या मिस्टेक्स करते हैं जो उनको अवॉइड करनी चाहिए, और कैसे वो उनको अवॉइड कर सकते हैं? आपको जो दिखाई देता है कि भाई क्या गलतियां साइकिलिस्ट कर रहे हैं, नए साइकिलिस्ट या जो पुराने भी हैं, क्योंकि आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड हो चुके हो तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है? एक तो मेरे को कॉमन जो दिखता है कि जो मेरे को लगता है कि जो न्यू राइडर्स हैं या उनके साथ जुड़ते भी हैं, ओल्ड भी हैं, कुछ लोगों को पैटर्न बना हुआ है कि इंडिया गेट चलना है, वहाँ फ़ोटो खिंचवानी है, उसके बाद खान मार्केट चलना है, वहाँ पे ब्रेड पकौड़े और वो मिलते हैं या फिर वो कोई बन मस्का वाला है या चाइना के ऊपर चलेंगे। मेरे को लगता है कि उनकी राइड इस टारगेट से होती है कि वहाँ जाके हमें जो है ये भटूरे खाने हैं, छोले भटूरे खाने हैं, ये खाने हैं, वो खाने हैं। सो मेरे को लगता है कि उसमें अच्छी बात भी है, वो डेली कर भी रहे हैं, बट मेरे को लगता है कि वो जितना बर्न करते हैं वो उतना या उससे ज़्यादा वो गेन करके आ जाते हैं। सो कई लोग बोलते हैं कि यार कि संजीव तुमने यार इतना वेट कर लिया, ये चीज़ है, और बहुत मेरे साथ भी जितने फ्रेंड्स हैं बहुत अच्छे स्लिम ट्रिम है, लेकिन कई लोग दिखते हैं कि बहुत अच्छे अच्छे इतने हैं, वो वाला पार्ट है उनका तो वेट कुछ नहीं होता है। तो मैंने कहा यार वहाँ पर यही एक प्रॉब्लम है कि आप अगर डाइट पे भी साथ के साइकिलिंग में उस पर थोड़ा सा कंट्रोल नहीं करोगे तो आप ये है कि हाँ बॉडी एक्टिव है, मेरा डाइसन है, बट आप उतना ही गेन कर रहे हो। तो क्योंकि मैं कहता हूँ ना कि हमारे बॉडी का, आप अगर हम अपना रोल समझें, हमारी एक डेली की एक मेरी बॉडी को कहते हैं ना कि वो इतनी कैलोरीज बर्न कर रहा है और मैं उस पर इंटेक कितना कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि 1500 कैलोरीज जो है मेरी पूरे डे में बर्न हो रहे हैं 1500, और मैं 2000 तक का इंटेक कर रहा हूँ, तो डेफिनेट बात है कि जो ये ऊपर का चेंज हो रहा है तो डेली करते करते आप कहीं ना कहीं ऊपर कर रहे हो, वेट बढ़ेगा ही। आप कहीं ना कहीं उसको सिमिलर रखोगे या उसको थोड़ा सा करोगे तब जाके आप उस पर टारगेट करोगे। तो इसलिए मेरे को लगता है कि मैंने कहा यार वो राइड कर रहे हैं, हो सकता है कि वो जाके उन्होंने एक मस्ती में फन राइड कर रहे हैं, ग्रुप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो अगर 400 500 या 600 कैलोरीज बर्न कर रहे हो साइकिलिंग करने में, और वो 1000 कैलोरीज के, मतलब मैं कहता हूँ कि आप खुद सोचिए ना, 2 समोसे की एक कैलोरी निकाल लो जितना वो खाते हैं, या छोले भटूरे का निकाल लो, तो आप समझो कि वो कितना उन्होंने बर्न करा, कितना वो गेन करा। तो एक तो मतलब मैं स्पेशली कहूँगा कि जिसको जो ये मिस्टेक भी आपने बोला कि क्या मिस्टेक करते हैं, एक तो यही कि आप मतलब जो है फूड मतलब एटलीस्ट थोड़े जो ध्यान से खाओ, उनको ध्यान से खाओ। स्पेशली अगर आप राइड ही उसके लिए कर रहे हो तो थोड़ा उसको अगर लिमिटेड कर सकते हो, रादर देन आप ये कर सकते हो कि हाँ कहीं पे ब्रेक है, आपने वहाँ पर कॉफ़ी या टी का ब्रेक लिया,
राइट। आप उसमें जो है इजी वाले जो है, आप कोई बिस्कुट ऐड करना है, कुछ चीज़ ऐड करना है, इजी कर सकते हो। नारियल पानी अदरवाइज ले कॉफ़ी इज इनम, हाँ, या नारियल पानी या इस टाइप का बहुत बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट वगैरह आपका Electrolytes। रिप्लेनिश करता है अगर आप नारियल पानी वगैरह ये चीज़ करते हो। कॉफ़ी अच्छी है मॉर्निंग में आपको, ठीक है, थोड़ा एक्टिव कर देते हो उस चीज़ में, बट इस टाइप का आपका उस चीज़ का ब्रेक लें अच्छा है, कुछ healthy वाटर ब्रेक alternatives लें अच्छा ढूंढें। है। आपकी ट्रेनिंग चल रही है, आप जितने ट्रेनिंग में ब्रेक लोगे आप उतना उसका अपना ट्रेनिंग का लॉस कर रहे हो। आप अगर डेफिनेट बात है कि मैं आपका कहने 100 का किलोमीटर मतलब है गया कि हूँ, नॉन स्टॉप जितना करेंगे उतना जितना ज़्यादा आप नॉन बेटर स्टॉप है। करोगे उतना बेटर रहेगा आपकी बॉडी। अच्छा। आप आपने स्टार्ट करा, मतलब मैं कहता हूँ कि हाँ रुको, अगर आपको लगता है कि कहीं पर मेरे को जस्ट मेरा वाटर फिल करना है उसके लिए आप रुके, कहीं पर आपको लग रहा है कि ओके मतलब कहीं पर आपको जो आप फूड कैरी कर रहे हो, कोई बनाना या कोई एनर्जी बार, उसको खाने के लिए रुकना है, ठीक है, या आपकी स्ट्रेचिंग करने के लिए आप रुक रहे हो कि चलो ठीक है 5 मिनट की थोड़ी सी बॉडी को रिलैक्स कर लेते वो हैं, अलग बात स्ट्रेचिंग है। करते हैं, उसके बाद करते हैं। बट यस कि अगर आपको लगता है कि हाँ वहाँ पर बैठ गए, वहाँ पर आधा घंटा गप्पे चल रही हैं, सब अपना वो कर रहे हैं, तो मतलब मेरे को लगता है कि अगर आप कुछ परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना चाह रहे हो, देखो पर्पस क्या है, देखो हमें मेरा गोल पता होना चाहिए। मैं वो जो राइड कर रहा हूँ वो किस चीज़ के लिए कर रहा हूँ, सिंपल कर रहा हूँ, मस्ती के लिए कर रहा हूँ, इज गुड, हाँ, ठीक है। fun मतलब ride मैं है कह रहा तो हूँ फिर कि तो एक irrelevant कहते हैं ना है। कि कुछ ना करने तो बेटर है यार, आप वो कर लो, आप जाओ, आप चाहे वहां पर समोसे खा के आ जाओ, बट ठीक है उस ना करने से, मतलब जैसे हम देखते हैं ना जब हम राइड करने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे सुपर स्पोर्ट्स बाइक कर जो है मोटर बाइक लेके जाते रहते हैं हाँ। एक्सप्रेस वे पे। अब मैं उनको देखता हूँ कि उन्होंने कैलोरी क्या बर्न करी है। मैं कई बार वही। देखता हूँ कि जा रहे हैं वो, कोई आगरा पे निकलता है कुछ है, वहां जाके दबा के खाना खा के, तो उन्होंने तो एटलीस्ट उससे तो बेटर वो वाला मेरा भाई है जो कम से कम जाके यहीं साइकिल तक चला जाता के रहा। हाँ छोले भटूरे खाने या कुछ कान तो जा रहा है वो है ना, तो उससे बेटर मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं अगर तो, इसलिए मेरे को पता होना चाहिए या हर पर्सन को पता होना चाहिए कि वो साइकिलिंग किस लिए कर रहा है। True। उसको ओनली उसको टारगेट नहीं है, अगर उसके माइंड में नहीं है कि सर नहीं मेरे को तो वेट कुछ नहीं कम उम नहीं करना, मेरे को तो ऐसी फन करना है ताकि बॉडी का, हाँ साइकिलिंग करता हूँ तो उससे ये है कि मेरा डाइजेशन वगैरह अच्छा रहता है, मेरे को नींद बेटर हो जाती है। क्योंकि देखो आप जब भी कार्डियो कोई भी फिजिकल करते हो तो एक सबसे अच्छा आपको ये भी एक एडिड एडवांटेज होता है जो आजकल प्राइवेट लाइफ में लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है कि नींद वगैरह अच्छी नहीं आती है, आपका स्लीपिंग पैटर्न बहुत खराब हो रखा है। सो आप जब ये करते हो तो आप देखोगे कि उसमें आपको एक थोड़ा रिलैक्स आपका जो है, आपको जो जितनी थोड़ी कहते हैं ना कि पूरा हाइपर टेंशन की रहती है वो थोड़ा आपका काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। तो यस मैं कह रहा हूँ कि ठीक है आपने कुछ गेन नहीं करा, कुछ बर्न भी उतने करा, तो बट ये है कि आपकी बाकी की लाइफ हो सकता है कि बेटर है। तो इसलिए वो पर्सन मेरे को लगता है कि अगर वो 5 साल से आपको वेट कम नहीं हो तो उसको बड़ा भी नहीं होगा फिर तो मेरे को लगता है कि ज़्यादातर मेरे पास जो एग्जांपल है वो इस टाइप के ही हैं, मे भी हो सकता है कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हों। True। तो यस, तो इसलिए कोई भी साइकिलिस्ट का मैं कह रहा हूँ उसको अपना टारगेट पता होना चाहिए, और वही वो मिस्टेक करते हैं कि अगर उसको बेचारा अगर वो बेचारा नया है तो मैं भी वो देखता है बाकी लोग भी रुके हैं गप्पे मार रहे हैं आधा घंटा तक, यहाँ फोटो वोटो खींच रहे हैं, इसमें जा रहे हैं एंजॉय कर रहे हैं। तो यस स्टार्ट करने के लिए अच्छा है, आपको अपना जीरो लाइफ से एक एक्टिव लाइफ बनाने के लिए वहां तक तो ठीक है, आपने कला चलो ठीक है 3-4 महीने एक फन राइड करे 6 मंथ में, उसके बाद धीरे धीरे आपको उसको रिड्यूस करें जितना भी हो सकता है, जितना पॉसिबल हो सकता है, और फिर आप करें, आपका परफॉर्मेंस तभी इंक्रीज होएगा। अगर आप लगते हो कि मेरी परफॉर्मेंस बाकी चीज़ों से इंप्रूव होएगी तो वो एक गलत कंसेप्ट है मार्केट में। हम क्या सोचते हैं कि मेरे पास कोई पर्सन है सर मेरी तो स्पीड नहीं बढ़ रही क्या करो, या कहीं भी मार्केट में जाता है वो कहते हैं अच्छा तू ये नई बाइक ले ले, या ये कर लो, या ये चीज़ ले लो, ये नई वाली ड्रेस लो एरो वाली, ये एरो वाले सॉक्स ले लो, है ना, उससे बढ़ जाएगी। अरे बाबा आप बाकी चीज़ पे फोकस करो, आप अपने इंजन पे फोकस करो, सबसे सही पहले बात है। वो वाला पार्ट है। सबसे पहले तो अपनी बॉडी अगर स्ट्रांग Yes। होएगी तो आपकी बाइक भली एल्यूमिनियम है Correct, जो भी है correct, वो correct। स्पीड और परफॉर्मेंस से बिल्कुल। इंक्रीज हो जाएगी। और मैंने आपने जो सबसे बढ़िया बात करी कि हाँ। नॉन स्टॉप जितना आप चलने की कोशिश करोगे मिनिमल बिल्कुल। ब्रेक्स के साथ उतना बेटर बिल्कुल, है। बहुत और बाय चांस की बात है मैंने आज फर्स्ट टाइम ही 100 किलोमीटर की राइड नॉन स्टॉप करी, नहीं तो अरे जनरली वाह। मैं एक आध ब्रेक तो लेता हूँ। नहीं तो बहुत फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया और Exactly। अटेम्प्ट किया और हो भी गया। और आप जब करते हो ना आप तब देखोगे कि आपको ना कुछ चीज़ आपकी बॉडी की जो वीक एरिया है आपको आइडेंटिफाइड होंगे। जब आप नॉन स्टॉप जाओगे ना आप देखना कि जब मैं थोड़ा ब्रेक लेके चलता था और आज मैंने नॉन स्टॉप किया है, मे बी हो सकता है 150 हो 100, देन यू फाइंड कि यार मेरी बॉडी के कुछ वीक एरिया हाईलाइट हुए हैं आज। मे बी हो सकता है कि मेरे को कहीं पर एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन लगी, कहीं पर लगा कि अब मेरे को इससे ज़्यादा मतलब थिंग नहीं हो रहा, तो आपको धीरे धीरे वो पैटर्न अपने उसको समझना पड़ेगा कि क्यों हुआ क्या चीज़ हुआ। यानी ये जब कंटिन्यूस मैंने रोटेशन करा है
कंटिन्यूस मैंने जो है 4 आवर मैं सैडल पे रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरा क्योंकि मैं ब्रेक नहीं ले रहा था, मैं मसल्स को रिलैक्स नहीं कर रहा था, या मैं इनटेक नहीं करता, तो आपको समझना पड़ेगा कि हाँ मैं उस समय इलेक्ट्रोलाइट लेता रहा, मैं वाटर कंटिन्यूस ले रहा था उस समय, मैं साथ में मैंने अपने एनर्जी बार कोई रख रखी थी या बनाना रख रखा था, मैं बीच बीच में कोशिश कर रहा था कि हर से 20 मिनट या 30 मिनट में मैं एक एक बाइट ले रहा था क्या चीज़। तो वो धीरे धीरे आपको करेक्ट करना पड़ेगा अपना जो भी कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि ये नहीं हो, देखो कई बार लोग बोलते थे कि यार यहाँ पर 3-4 लोग बैठे हैं, इन कैसे भी करके इसने जो है बेआराम कर लिया 200 300 400। मैंने कहा यार मैं सिंपल एक बोलता था कि वो 400 आपने किया है या 600 कोई भी करके आया है, इंपॉर्टेंट ये नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि आपने वो जो भी राइड करी है उसके बाद आप कितने फ्रेश थे, किस तरीके से आप मतलब आपकी बॉडी कितनी फ्रेश थी। तो आप बिल्कुल स्ट्रगल करके कोई राइड करके आ रहे हो तो वो अचीवमेंट नहीं है। ठीक बात, ठीक है ना, आपकी बॉडी कितनी फ्रेश है, आपने मतलब उसके बाद भी आप इंजॉय कर रहे हो, आपको बॉडी ऐसे फेटेड तो नहीं आ रही है, आप तो मिल गया आप एक दो मतलब आप 600 करके आए, उसके बाद 2 दिन तक आपको होश ही नहीं है, आप मतलब रिकवरी में गया है जी, वो वाला पार्ट है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। तो दैट मीन कुछ देखो हमारी बॉडी क्या करती है ना, हमें बीच बीच में अलार्म करती है, अलर्ट देती है। अब ये आपकी स्मार्टनेस है कि वो अलर्ट को समझना, ये अलर्ट है कि नहीं है, कोई भी चीज़ का होता है, कोई भी प्रॉब्लम का होता है। मैं कहता हूँ कि चाहे आपको मेरी फिजिकल में भी, अब स्पोर्ट को हम अलग कर देते हैं, मेरी फिजिकल में भी कोई भी चीज़ आ रहा है, मेरे को पेन हो रहा है कहीं भी हो रहा है, तो हम कहते हैं अच्छा ये हुआ, चलो कभी कभी होता है मैं इग्नोर कर दे रहा हूँ, बट एट द एंड बॉडी क्या कहते हैं आपको अलर्ट देती है कुछ चीज़ का। अब वो हम जितनी जल्दी कर लें उतना जल्दी हम मेजर जो वो जब डिजीज में कन्वर्ट होता है, मेजर प्रॉब्लम में कन्वर्ट होता है, हम उससे बच सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ओवर ए पीरियड मेरे को लगता है कि हाँ यार मैं ये बैठा हूँ टेबल पे लैपटॉप पर काम कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा चीज करा, तो ये बॉडी कहीं ना कहीं अलार्म दे रही है कि सर आप अपना पोस्चर करेक्ट करो। हम मतलब अब ये हम बैठते हैं, मेरे को शुरू में मैं जब अराउंड 2004-2006 में, क्योंकि पूरी मैं आईटी में था, कंप्यूटर जॉब में, कमर यहाँ होती थी, सीट फ्लेक्सिबल, ये पड़े हैं ऐसे लगे हुए हैं, मतलब आप सोचो कि हमारी बॉडी का सबसे हैवी पार्ट जो होता है वो हमारा हेड होता है। एंड जो आजकल सबसे कॉमन प्रॉब्लम हो रही है सबको सर्वाइकल की हो रही है, वो इसीलिए हो रही है कि हमारा एक रॉन्ग पोस्चर एंड मोबाइल का मैक्सिमम यूसेज। मैक्सिमम यूसेज क्या, आप जब भी आप मोबाइल को पकड़ते हो तो आप बॉडी को आपने क्या करके आप टर्न कर रहे हो इतना। अब मैं इसको लोग कैसे समझ पाते हैं, ऐसे समझ नहीं पाते कि ठीक है ये क्या, मैं तो मोबाइल ऐसे देख रहा हूँ, इससे क्या प्रॉब्लम होती है। मैं कहता हूँ आप एक काम करना, आप जिम में जाना और एक सर 20 किलो का ना एक वो पकड़ देना जो डंबल होता है या कोई शॉर्ट पुट वाली बॉल होती है, मैं आपको दूंगा, आप ये पकड़ लोगे, आपको बड़ा कंफर्टेबल। अब मैं कहता हूँ इसको थोड़ा सा आगे कर दो, अब आप बताना कितनी देर तक पकड़ पाओगे, और सेम चीज के डिस्टेंस करते जाओ। सेम आपका हेड के साथ भी होता है। तो जो मेरा यहाँ से सी वाली सारी हैं स्ट्रेस, वो सारे जो ये बोन्स है ना, ये मेरे सीधे यहाँ, ठीक है उसने बैलेंस कर रखा है। अब आप जितना टर्न कर रहे हो इसके पढ़ने के लिए ये चीज़ है, आप उसको स्ट्रेस दे रहे हो। एंड जब ये कंटिन्यूस ओवर ईयर होता है मेरा, तो डेफिनेटली तभी मैं डेवलप करता हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले कहता हूँ कि हमें हर चीज़ का अलर्ट आते हैं, जो आपने बताया कि नॉन स्टॉप आप राइड करके आ रहे हो, अगर कोई अलर्ट आ रहा है, कोई चीज़ हुआ है, कुछ चीज़ आपको फेस हो रहा है कि हाँ आज मेरे को ये डिफरेंट फील हुआ, क्यों, क्योंकि मैंने कुछ पैटर्न चेंज करा है। मैंने जो मैं बार बार से 4 ब्रेक लेता था पहले 100 किलोमीटर में, या 5 ब्रेक लेता था, आज मैंने वो 1 में ही किया या 0 में किया है, उससे मेरे को ये चीज़ लगा। तो आपको वो लर्न करना है, वो करेक्टिव करना है, उसके आपको उसका सॉल्यूशन ढूंढना है। आजकल नेट सबके पास में इजीली है, सब फ्रेंड्स हैं, तो वो चीज़ करना है। यस, सो वो आपको देखना है कि हाँ मतलब मेरी आने के बाद में मसल्स ऐसे हो गई थी, क्या चीज़ था, तो धीरे धीरे आपको वो करना है। तो गुड पार्ट कि नॉन स्टॉप करा आपने, अच्छी बात है। हाँ, थैंक यू। अच्छा, अब बात करते हैं LEL, लंदन एडिनबर्ग लंदन, 1500 किलोमीटर्स की राइड जिस पे आप गए थे, और हमें पता लगा कि कुछ विंड स्टॉर्म की वजह से मतलब पूरा 1500 किलोमीटर्स तो कवर नहीं हुए। यस, तो क्या एग्जैक्टली हुआ, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, कितना किलोमीटर्स कवर हुआ? सो LEL मेरी लाइफ में ऐड हुआ था 22 में। सो ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। सो फर्स्ट हमने, क्योंकि LEL में जो हमें मिलते हैं अराउंड 1540 किलोमीटर करीब होते हैं, और स्टैंडर्ड जो टाइम ये देते हैं उसका, बिकॉज आप लंदन से स्टार्ट करते हो एंड आप जाते हो स्कॉटलैंड, एंड वापस आपको लंदन आना होता है। सो
डिस्टेंस इतना इम्पोर्टेंट और इतना प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ का जो वेदर चेंज होता है और जितना विंडी आपको एनवायरनमेंट मिलता है, और उसके बाद में आपका जो ब्रूटल एलिवेशन होते हैं, जो आप जब जैसे जैसे स्कॉटलैंड जाओगे आपके मतलब ग्रेड, मतलब हम लगता था कि हम शायद इंडिया में इतने हमने लॉन्ग वाले नहीं देखे होंगे जितने हम जब वहाँ पर जब साइन बोर्ड देखते थे। और एक साइन बोर्ड मेरे को पता है लास्ट टाइम 22 में वहाँ पर 21% का ऐसा लगा हुआ था, एंड हम देख रहे थे कि ये क्या है, मतलब ये 21% क्या? आपका ग्रेड, अच्छा, एलिवेशन। तो हम यहाँ पर सोचते हैं कि जब 4-5-6% आता है, इवन मैक्सिमम लोग जो है रीच पे भी लूप लेते हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा आता है वो मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि वो 4-5% है, जहाँ पर हम थोड़े से हमारे कहते हैं ना कि वो फेफड़े लाल हो जाते हैं, लंग्स जो है थोड़ा सा ब्रीदिंग करने लगते हैं। वहाँ पर बीच बीच में हम इतने ब्रूटल आते थे जब स्कॉटलैंड जाते थे। और जीएफआर में कितना ग्रेड होता होगा? जीएफआर में भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बीच बीच में मेरे को लगता है कि शायद सब जो होंगे थोड़े थोड़े पीरियड के लिए 8-9 में आने चाहिए, मतलब आई एम नॉट श्योर, एक्चुअल मेरे को बिल्कुल नहीं पता, लेकिन बस मेरे को लगता है कि इतना होना चाहिए जो टोल के बाद आता है वहाँ पर। बट द ओनली थिंग कि यहाँ पर हमें जीएफआर वगैरह में कोई भी लगता है एलिवेशन, चलो ठीक है ये 400 मीटर का है, 300 मीटर का है, 200 मीटर का है। अरे बाबा जब आपको एंड तक रोड दिख रही है एंड आपको ये नहीं पता कि ये कितने चलता रहेगा, कंटिन्यूस कितने किलोमीटर चलेगा, एंड वो हल्का इवन जो सेम पीपीपी में भी हुआ था हमें, और मैक्सिमम जो ज़्यादातर होता था कि जो इंडियंस को प्रॉब्लम फेस होती थी वो यही होती थी कि हम कंटिन्यूस इतने किलोमीटर तक, अगर आपको मैं कह रहा हूँ 1-2% का ग्रेड भी रहता है और हमें लगता है फ्लैट चल रहा है, उसका पता तब चलता था कि हम देखते थे कि हमारी स्पीड जो है अरे ये 10 की आ रही है, 15 की आ रही है, तब पता चलता कि ये कंटिन्यूस एक हल्का ग्रेड आपका चल रहा है, जो कि आपका ना मेंटली आपको ज़्यादा वो ब्रेक करता है। आप लग रहे हैं एफर्ट लग रहा है, कुछ भी सब लग रहा है, सब कुछ प्लेन रोड दिख रही है और चल नहीं रही है वो चीज़ें। सो एलियल जब मेरा 2019 में पीवीपी हो गया था, तो उसके बाद नेक्स्ट इवेंट जो लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए है तो एलियल का था। तो 2022 में हम गए थे, वहाँ पे करके आए थे, एंड 119 आवर्स में हम वो चीज़ करके आए थे, क्योंकि जिसके लिए हमें 128 आवर्स एंड समथिंग 40 समथिंग मिनट मिले थे हमें। तो वो एक एक्सपीरियंस था। तो इस बार जो अभी अगस्त में हमारा जो है 3rd से ये स्टार्ट था, एंड इस बार हमने क्या करा कि जो एक इनका मेन लोकेशन होता है, जैसे इस बार रिटल था वहाँ से स्टार्ट किया था हमने, उसकी जगह सीधे लंदन से स्टार्ट लिया था कि हमने कहा चलो लास्ट टाइम वहाँ से क्या था, ये थोड़ा लॉन्ग रहता है, अराउंड 20-25 किलोमीटर मेरे ख्याल से, शायद उससे इंक्रीज रहता है यहाँ पर डिस्टेंस। अच्छा। दूसरा प्रॉब्लम ये था कि आपको सिटी से स्टार्ट करना होता है, फिर आपको ट्रैफिक भी मिलेगा उससे, वहाँ पर आपको ये एडवांटेज मिल जाती थी कि वहाँ पर ट्रैफिक वगैरह नहीं होता था। तो हमने स्टार्ट करा ये सब चीज़। अच्छा, उससे करीब 1-2 दिन पहले या कुछ डेज पहले फोरकास्टिंग हो चुकी थी कि ये जो फ्लोरिस वाला है स्टॉर्म, उसका नेम था फ्लोरिस, ये उधर हिट करेगा। अच्छा। अब बस उन सब ने अपने फिंगर क्रॉस कर रखे थे कि एटलीस्ट हो सकता है कि थोड़ा सा चेंज हो जाए, थोड़ा इस रूट से नहीं हो गया और बाकी अफेक्टेड से वो क्रॉस हो जाए। तो मैंने शायद 5:15 का मेरा स्टार्ट था, हम गए एंड करीब 480 के करीब पर वहाँ पर रिचमंड हमारा कंट्रोल पॉइंट था। रिचमंड करा, वहाँ पर हमने जो मेरे साथ में को राइडर थे, एक यूके से था और एक फिलीपींस से। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग में हमने वहाँ पर वो पहला हमने जो स्लीपिंग ब्रेक वहीं पे लिया था। वहाँ पर हमारे बैग भी थे, जो ड्रॉप बैग थे, जहाँ पर हमने ड्रेस वगैरह भी चेंज कर ली थी उससे। उसके बाद मॉर्निंग में वहाँ से स्टार्ट करना था नेक्स्ट के लिए रिचमंड से, एंड देन जैसे ही हम शायद 4-5 किलोमीटर शायद मेरे ख्याल से क्रॉस किया होगा और रेन स्टार्ट हुई
और उसके बाद जो विंड हुई, मतलब क्योंकि उसका फोरकास्ट था कि 97 समथिंग किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड का ये फोरकास्ट था। इतनी हमने मतलब मैं क्या लगता है कि कहीं पर न्यूज़ भी सुनी होगी, देखी तो नहीं है कहीं ना हमारे मेरे किसी नोन ने, कोई भी साइकिलिस्ट ने इसमें फेस की होगी। उसके बाद में वो विंड वाला पार्ट में हम धीरे धीरे घुसते गए एंड देन वी फाउंड कि एक्चुअली इनका जो एल या पीपीपी का इनका जो रूट होता है वो कंट्री साइड वाला होता है, हाईवे नहीं टच कर सकते, अलाउ भी नहीं है। अच्छा। तो एटलीस्ट यही चलता रहता था कि कोई भी वहाँ का विलेज आया, उधर से वो रोड चलती जा रही है, तो हमारे दोनों साइड ग्रीन रहेगी, आपका सीनिक रहेगा पूरा। अच्छा। आप स्कॉटलैंड जाओगे आपको लगेगा कि मतलब एट द एंड आपको ना मतलब आपके लाइफ कार से ज़्यादा बेटर इसमें ही है, बाइक में ही। सो वहाँ पर वो विंड की इंटेंसिटी इतनी हार्ड थी कि हम पे बाइक नहीं हैंडल हो रही थी। मैं मेरे फ्रेंड थे और मेरे को ये पता है कि इतना टाइट मैंने हैंडल बार मैंने शायद लगता नहीं कभी, क्योंकि डर के साथ में और उससे जो विंड से हो रहा था, क्योंकि वो झटके लग रहे थे हमें ऐसे, हम जा रहे थे और वो विंड भी ऐसे नहीं हो रहा था कि आपको एक ही तरफ, जैसे इंडिया में होता है हम कभी भी जाते हैं तो हमें या तो हेड विंड मिलती है या लेफ्ट से आ रही है, ये इधर जा रही है, टेल विंड मिल रही है, हम बड़े खुश हो जाते हैं टेल विंड मिल रही है। वहाँ पर कभी भी एडवांटेज नहीं मिलती। वहाँ पर क्या होता है कि थोड़े टाइम में आपको लगेगा अभी विंड इधर से चल रही है, चाहे मैंने ये यूरोप में भी देखा, थोड़ी देर में जाएंगे आगे किलोमीटर कुछ नहीं इधर से आ जाएगी हम तो समझ नहीं आता ये चल क्या रहा है मतलब। तो ये जब स्टॉर्म वाली थी तो हम मतलब मेरे को ये पता है कि बीच बीच में ऐसा झटका लग रहा था कि यहाँ से हम कभी 1 फुट शिफ्ट हो जा रहे थे, अच्छा। या 2 फीट ऐसे हो रहे थे, कभी झट इधर जा रहा था तो मतलब कई बार तो साइकिल ऐसे थी और हम ऐसे हो रखे थे, क्योंकि विंड इधर आ रही तो अपने आप को वेट को बैलेंस करना पड़ता था कि इधर जा रहे हैं तो थोड़ा टेढ़ा करना पड़ रहा था, बैलेंस बैलेंस कर रहे थे। हाँ, सो वो करीब 44 किलोमीटर वहाँ से रिचमंड से हमने आगे चले थे और वो बहुत ही मतलब स्कैरी था, मतलब पहली बार मेरी लाइफ में एक्सपीरियंस था वो चीज़। मतलब मेरी कई उस समय साथ में दोस्तों ने वीडियो बनाई थी, हम खड़े होते हम साइकिल नहीं होल्ड कर पा रहे थे, हम उस साइकिल पे झटके लग रहे थे और ऐसे हो रहे थे हम, हमारी बॉडी और साइकिल हो रही थी। अगर कहीं पर बीच में जैसे एक जगह हम रुके थे और वो रुके भी कहाँ पर कि जहाँ पर एक दीवार दिखी थी ताकि वो हवा से बच के हम अपनी, क्योंकि उसके बाद रेन बंद हो गई थी तो एटलीस्ट जो हमने ये जो रेन गियर्स पहन रखे थे जो वो उनको निकालना था अदरवाइज, क्योंकि आप नहीं तो आपको हीट ज़्यादा होती रहती है, तो इसलिए तो हम वो लेयर्स को निकालने के लिए रुके खड़े हुए और वहाँ पे देख रहे तब भी विंड आ रही है और वो साइकिल को हमें होल्ड करना बड़ा मुश्किल हो रहा था कि झटके और लग रहे हैं वो उतना। तो वो हम 44 किलोमीटर कैसे करके चलते गए और फिर सडनली वहाँ पर जो है जो एक पॉपअप, क्योंकि ये क्या करते हैं कि आपके कुछ स्टेशन जो कंट्रोल टू कंट्रोल होते हैं उसके बीच में जो लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं, फॉर एग्जांपल हो सकता है कोई 100 प्लस वाला है 120 किलोमीटर में, तो बीच में एक पॉपअप डाल देते हैं लोकेशन। वहाँ पर आपके लिए मतलब इट्स नॉट ए ऑफिशियल, मतलब आपके वो नहीं है, आपको मैंडेटरी नहीं है, बट आप वहाँ पर रुक के आपके लिए वो स्पेशली एल के लिए लिखा रहता है वहाँ पर, एंड आप वहाँ पर कुछ रिफ्रेशमेंट लेना है, थोड़ा सा ब्रेक लेना है, थोड़ा सा आपको कोई वॉशरूम वगैरह कुछ यूज़ करना है, कुछ लगता है आपको, तो उसके लिए रखा रहता है। तो वहाँ पर पॉपअप से पहले उन्होंने वहाँ पर बैरिकेड डाल दिए थे और मैंडेटरी सबको डाल दिया था कि आप इससे आगे नहीं जाओगे, अदरवाइज आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अच्छा अच्छा। तब मेरे ख्याल से लग रहा है कि शायद 10 या 11 बजे थे हम वहाँ पहुँचे थे। देन दे सेड कि सर 3:30 तक हम इस पर जो है हो सकता है इसको रिलीज़ कर देंगे, ये थोड़ा तब कम हो जाएगा। अच्छा जी, हम वहाँ पर उस टेम्प्रेरी वाले में बैठ गए थे। फिर 3:30 पे दूसरा कम्युनिकेशन आया कि इवनिंग में अब अगेन 6 साढ़े 6 या इस तक करेंगे शायद। फिर फाइनली जब उन्होंने देखा कि ये कल तक कुछ चेंज नहीं हो रहा है और आगे और वर्स्ट हो रखा था, एंड उसका डेंजरस पार्ट क्या था कि जैसे मैंने आपको बताया कि हम कब उस विंड के जो स्टॉर्म की वजह से कभी इधर हो जा रहे थे कभी इधर हो रहे थे, प्रॉब्लम ये होती कि वहाँ से ये व्हीकल भी चल रहे थे। अच्छा। उसमें अब उस व्हीकल वाले को, जैसे मैंने जो बताया, उस व्हीकल वाले को नहीं पता था कि मैं किस कंडीशन में इस बाइक को हैंडल कर रहा हूँ, क्योंकि वो अंदर चल रहा है, वो आपका 80-90 की स्पीड से क्रॉस कर रहा है, और सपोज सोचो क्योंकि वो रोड जाते चोट नहीं होती, इतनी होती है कि दो कार्स इजीली निकल जाएंगी। तो मैंने कहा कि बाई चांस कोई ऐसा हुआ और पर्सन कोई मूव हुआ एंड देन सडनली मतलब आपके साथ में एक मेजर कोई कैजुअलिटी हो सकती है, तो वो एक बहुत बड़ा रिस्क था। तो इसलिए जो एरियल के जो ऑफिशियल्स थे
उन्होंने उस बेस पे ही कि, और वो मेरे ख्याल से मैंने उस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया था कि आई थिंक आपकी लाइफ से बेटर और उससे प्राइम कुछ नहीं है, सही उससे ऊपर बात कुछ नहीं है। आप इवेंट मल्टीपल कुछ भी कर सकते हो, लेकिन डेफिनेट बात है कि लाइफ को उस रिस्क पे रख के कोई भी इवेंट कोई नहीं करना फायदा चाहिए। नहीं। हाँ। तो फिर फाइनली उन्होंने इवनिंग में कॉल ली कि देन वी आर कॉलिंग अप दिस इवेंट एंड बट आप इस कंट्रोल से मॉर्निंग में 7 o'clock से पहले नहीं निकल सकते, क्योंकि तब भी वो चल ही रहा था। सो स्कॉटलैंड की साइड में उतना ही रिस्क है, आप आगे नहीं जाओगे, आपको बैक जा सकते हो आप अच्छा, यहाँ से जो आप करके आए थे। या फिर वहीं एंड करना चाहो वहाँ एंड तो उन्होंने ऑप्शन दे दिया था कि यहाँ पर हमारा इवेंट जो है वो करके वो एवर वांट टू टेक ट्रेन कैब, यहाँ से घर जाना चाहते हैं जा सकते हैं। अच्छा, जिसको राइड करनी है, हमारे सारे कंट्रोल ओपन है पीछे के, वहाँ पर सारी फैसिलिटी, फूड, स्लीपिंग के लिए कोई फैसिलिटी, मेडिकल वगैरह सब चीज़ हैं तो कितने अवेलेबल। किलोमीटर्स हो चुके थे तब तक आपके? तो तब तक जो थे हमारे 500 मेरे ख्याल से 30 या समथिंग ऐसे कुछ हो गए थे, क्योंकि मैं बीच में क्या हुआ था, जैसे नाइट में वहाँ सोया था तो मैंने राइड को ब्रेक कर दिया था। तो बेटर होता है कि जब हम लॉन्ग में जाते हैं तो उसको कोशिश करते हैं कि राइड्स को आप कंटिन्यूस 1 मिनट रखो, तो ताकि आपके बाइक कंप्यूटर के हैंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अच्छा, क्योंकि एटलीस्ट उसकी फाइल जो फिट फाइल जो बनती रहती है हमारी बाइक कंप्यूटर की, उसका साइज होना पड़ता रहता है, बिकॉज वो सारा डाटा स्टोर कर रहा है। तो वो सोचो कि ऑलरेडी उसने 24 आवर से ऊपर का डाटा रख रखा है, वो 40 आवर हो गया है समथिंग जो चीज़ है। तो इसलिए मेरे को एग्जैक्टली मेरे ख्याल से शायद 530 या 40 के, क्योंकि हमारा लंदन से स्टार्ट था तो थोड़ा हमारा डिस्टेंस लंबा था। तो फिर हमने कॉल ली कि नहीं, मैंने कहा जाएंगे तो राइड करके जाएंगे। अच्छा। क्योंकि एट द एंड मैं बाकी जो फ्रेंड्स थे उनसे भी मैं ये क्वेश्चन कर रहा था कि यार हम आए तो राइड करनी है ना। मैंने कहा व्हाट द लॉजिक कि हम यहाँ से मतलब टैक्सी करके या ट्रेन करके वो क्यों जा रहे हैं, मतलब आइदर या तो मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है सही बात है। तो एट द एंड तो इट वाज ए 1540 किलोमीटर राइड, उसमें से 500 हटा दिए हैं। हाँ, अभी भी आपके लिए 1000 की है, 1100। तो मेरे ख्याल से बेटर है इसको एंजॉय। और उसके बाद मेरे ख्याल से लाइफ में मैं शायद पहली बार जिस फन वे में वो वापस आया मैं, क्योंकि इतनी जगह मैं रुक के कभी फोटो क्या मैं मोबाइल ही ऑन करके नहीं चलता था। तो मैं मोबाइल को नॉर्मली जब भी मैं पीवीपी में भी गया लास्ट वाला या कोई भी इवेंट, मैं मोबाइल को ऑफ कर देता हूँ। रीजन? तो उससे आपका टाइम खराब होता है। अच्छा। कोई भी फोन करेगा तो तब भी मेरे से क्या पूछेगा कहाँ पूछे, तो मेरे को बेटर है कि सबको ट्रैकिंग पता ही है कि कंट्रोल जाता है, तो आप वहाँ पर चेक कर सकते हो कि किस किस कंट्रोल में उसने क्रॉस कर लिया। बेटर है मैं कहीं पे इमरजेंसी में मैं उस समय फ़ोन ऑन करूँगा, या कहीं पर मैं अगर कोई पे मेरे को अपना अलार्म लगाना है, क्योंकि लास्ट में जैसे जब मैंने पीवीपी किया था तो मैं अपनी वॉच रखता था, इसको भी ऑफ रखता था और मोबाइल को भी। मेरे को कहीं पर पावर नैप लेना होता था, उस टाइम पे ही मैं इसको ऑन करता था, वहाँ पर उतना अलार्म लगाया उतने मिनट का एंड तब सो जाता था। बैटरी मोबाइल भी सेव हाँ बैटरी भी रहेगी याद, अदरवाइज क्योंकि यस मैं जिस दिन अगर मैं फोटो और इन चीज़ों में लग जाऊँगा तो हमारा मेजर पार्ट उसमें जाता है जो वेस्टेज होता है। तो जैसे आपने कहा ना कि ट्रेन जो हमारे डेली राइड में ट्रेनिंग में हम जितना ब्रेक कम करें, उससे हम ऐसी लॉन्ग इवेंट के लिए ट्रेन होते हैं। ओके। कि आप लॉन्ग में आप कितना कंटिन्यू नॉन स्टॉप चलते जाते हो, वो आपका बॉडी, इसलिए हम बॉडी को उस वे में ट्रेन करते हैं कि यस अब हम 100 या 200 चल रहे हैं, उसके बाद ही ब्रेक ले रहे हैं। मैं स्लीप जो है से 400 तक नहीं लूँगा या 500 तक नहीं लूँगा, मैं तभी जो है उसमें करूँगा विद द एलिवेशन अगेन। तो यस इसीलिए मैं क्या करता हूँ कि डिस्ट्रैक्ट ना हो, तो मैं अपना मोबाइल को ऑफ रखता हूँ। तो ये आपकी सबसे चैलेंजिंग राइड थी ये वाली एलियल कह सकते हैं, या कोई और इसके अलावा? एलियल वाली ये चैलेंजिंग थी। यस जो विंड वाला पार्ट था वो मेरे लिए मतलब फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था। लेकिन जो हमने, क्योंकि सिंस फिनिश पोजीशन होता क्या है ना कि जो ये जहाँ पर एलियल की राइड जहाँ पे इन्होंने 500 के करीब पे एंड करी, मैं कईयों को बोलता हूँ कि रियल गेम ही उसके बाद शुरू होता है। रियल गेम ही आपकी जब 2 नाइट निकल जाती है ना, आपकी बॉडी तब जाके डिफरेंट रिएक्ट करती है। तब आपको पता चलता है कि आपको बाकी के लिए कितने कंफर्टेबल हो रखे हो नहीं हो रखे। एंड मैक्सिमम के जो क्विट होते हैं वो उनके बाद ही शुरू होते हैं। अच्छा। जैसे पीवीपी में मैक्सिमम जो क्विट होते हैं वो 400 to 600 में होते हैं, 450, 460 या 600 के करीब वहाँ तक लोग का,
क्योंकि मेरी बॉडी के कहते हैं ना कि जो अंदर जितने भी केमिकल्स वगैरह मिनरल्स वगैरह सब चीज़ें है ना, वो धीरे धीरे सबके डेफिशिएंट होकर कम होते जाएंगे जब हम उसको रिप्लेनिश करते रहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि चाहे वो मेरा ग्लाइकोजन है, चाहे हम धीरे धीरे इलेक्ट्रोलाइट को हम करते रहते हैं कि भाई जितना हो रहा है, तो इसीलिए क्या होता है। और दूसरा, ब्रेन आपका बहुत कम इतना वीक हो जाता है डिसीजन लेने में जब आप 2 दिन, क्योंकि एट द एंड जो एंड्योरेंस वाला होगा वो राइडर वो समझता है आप एट द एंड देख के रहो, आप कंटिन्यू चलाए जा रहे हो, एक दिन हो गया, सोचो 24 घंटे हो गए, किसी भी राइडर को समझना 24 घंटे आप चलाए जा रहे हो, आपको बस सड़क दिख रही है, इधर उधर देख रहे हो, आप चलाए जा रहे हो, पेडल करते जा रहे हो, 24 के 48 आवर हो गए, सेकंड डे हो गया है, आप चलते जा रहे हो चलते जा रहे हो। क्या अब सोचो ब्रेन की कंडीशन क्या है, आप ये है, आप आगे देखते चलते जा रहे हो, चल रहे हो। 48 के बाद नेक्स्ट सोचो, जब लास्ट वाला हमने किया था 120 आवर्स, सोचो तो यानी आपका कहते हैं ना कि आपको मेंटली कितना उस समय स्ट्रांग होना चाहिए। इसीलिए क्या होता है कि तब तक आपकी ये कंडीशन होती है कि आपकी डिसीजन लेने वाली पावर बहुत वीक हो जाती है ये। और इसीलिए हमको अपने कहते हैं ना कि ब्रेन को, अपनी बॉडी को ट्रेन करना होता है। जो हम ये जो किसी भी राइडर की स्टार्ट होती है कि 100 से, जो हम कहते हैं ना कि स्टार्ट हुई 5, आप 50 करो, 100 करो, फिर 200 वगैरह, जिसको एंड्योरेंस में फर्दर इंटरेस्ट है उसका, क्योंकि देखो एंड्योरेंस हर एक का गेम नहीं होता है। कुछ को लगता है कि ठीक है आई एम गुड, 100 कर ली बहुत है यार, गंगा नाली तो सेंचुरी राइड हो गई। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आपका इंटरेस्ट कितना है। सही बात। क्योंकि देखो एंड्योरेंस जो लॉन्ग राइड का उसके अपने रिस्क है। अब इंडिया में आपके लिए कोई अलग से तो कॉरिडोर है नहीं। हाँ। आपको वहीं हाईवे पे साथ में चलना है, आपके पीछे वो 100 की स्पीड से कोई कार भी क्रॉस कर रही है, कोई ट्रक भी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है। तो अब यस इतने साल मैंने चला लिए, तो एटलीस्ट मैं मतलब यू नेवर नो कि कल को कौन सा ट्रक वाला बैठा है, कौन सा कार वाला, बट एटलीस्ट अब थोड़ा सा इतना हो गया है कि हमारी जो सेंस है, थोड़े कान वगैरह थोड़े चलते हुए तो लगे रहते हैं पीछे, कि वो टायरों की साउंड से हम थोड़ा सा जज कर लेते हैं अब कि कौन किधर पास आ रहा है, किधर देख के। तो एटलीस्ट कोशिश रहती है कि रोड का जो बिल्कुल एंड में जो मार्क होता है, व्हाइट लाइन होती है, जो उसका जो स्पेशली बना रहता है फॉग वगैरह और नाइट के लिए बना होता है, हम कोशिश करते हैं कि उसके बिल्कुल नियर बाई में ही चलें। अगर डेफिनेटली होता है जहाँ पर अगर इतना कोई साइकिलिंग का पाथ नहीं बना हुआ है, तो इसलिए एलईएल में यस मैं बोलता हूँ कि देखो डिफ़िकल्ट पार्ट था। मतलब लास्ट टाइम भी हमने किया था 1540 किलोमीटर। सो यस अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी नहीं है, एलिवेशन आपने थोड़ा वेट को मैनेज, क्योंकि कोई भी एलिवेशन वाली राइड है उसमें आपका सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक होता है आपका वेट। आपका जितना वेट ज़्यादा होगा आपको सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज मिलेगा। मैं अगर आप 80 kg वेट कैरी कर रहे हो और मैं 65 कैरी कर रहा हूँ, तो डेफिनेट बात है कि मैं सेम पावर पे, आप भी 200 वाट लगा रहे होगे, मैं भी 200 वाट, मैं इजीली मक्खन की तरह जा रहा हूँ और आप स्ट्रगल कर रहे होंगे। तो आप होगे यार मैं भी 200 पावर लगा रहा हूँ, इसके भी 200 वाट आ रहे हैं, ये आगे क्यों निकल जा रहा है। सो वहाँ पर थोड़ा वेट मैनेज करता है, इसलिए हम जो बोलते हैं वाट पर केजी। तो आपको जो है आपका जितनी भी आपकी जो भी एफटीपी पावर वगैरह है, तो उसको वाट से डिवाइड करके आपका परसेंटेज आता है कि ये 4.4 वाला बंदा है या 5 है। तो इसलिए तो अब डेफिनेट बात है कि जब मैं उस पावर को डिवाइड करूँगा 80 kg से, तो डेफिनेट बात है कि मेरे नंबर्स काफ़ी कम होंगे। जितना लाइट वेट इंसान रहेगा। यस। तो अगर आपको अच्छा रेसिंग में एडवांटेज लेनी है, मतलब आपको कम्पिटिटिव वाले में जाना है आपको, तो वेट जितना कम कर लोगे आपको उतना आपको एडवांटेज मिलेगा। रादर देन हम सबसे पहले क्या करते हैं कि अपने वेट पे कम करते हैं, सबसे पहले बाइक के वेट पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। अरे यार ये वाले करते हैं, खरना करते हैं, वेट डाल देते हैं, इससे ही बढ़ेगा बस, अब तो जो भी होगा इससे ही होगा। तो मेरे ख्याल से बेटर है, क्योंकि मैं जब बताता हूँ जब मैंने स्टार्ट किया था डिकैथलॉन की रॉक राइडर 560, अब मैं सब चीज़ वेट उठ बैग डाल के मैं क्या 11-12 किलो बाइक लेके मैंने इंडिया का कोई भी लॉन्गेस्ट बीआरएम नहीं छोड़ा था उस पर। अच्छा। मैं उस पर ही करता था, उसमें 2.1 विड्थ का टायर होता था मोटा, एंड लोग कहते थे ये पता नहीं ये 1400 किलोमीटर 15 जो SR 6 डेज में तब पहली बार इंडिया में आई थी, और पहली बार सबसे फर्स्ट मैं था जो MTB पे करके आया था उसको 6 दिन में। एंड कुछ लोग हंसते थे ये सुसाइड करने जा रहा है, क्या करने जा रहा है, 1200 जम्मू वाली बीआरएम में जा रहा हूँ मैं, या कोई 1400 थी जो सारा यहाँ से नोएडा से स्टार्ट हुआ था, एंड देन
जम्मू, देन हिमाचल में था, वहाँ से वापस फिर पंजाब अमृतसर होते हुए पूरा मतलब करते हुए 1400 हम आए थे, किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। तो मैं सब MTV पे करता था एंड आई वॉज वेरी कंफर्टेबल। तो इतना, क्योंकि वही मैं कह रहा हूँ ना, शुरू में यहाँ पर कहीं ना कहीं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन और थोड़ा सा ना मतलब कि अलग डायरेक्शन में थोड़ा आपको बहुत ज़्यादा मिलता है। तो लगता था नहीं नहीं नहीं, मतलब आप रोड बैग लो, ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ऐसे तो ये पाँव खराब हो जाएंगे, इतने ये हो जाएंगे वो। सो मैंने कभी उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो इसलिए जो आपको पता था कि आपकी बाइक कोई भी हो, एल्यूमिनियम हो, कुछ भी हो, कोई चीज़ डजेंट मैटर, आप पहले अपने इंजन पे काम करो। सही बात है, अपनी ठीक है, बॉडी पे। जब आपको लगता है कि एक लेवल आ गया आपका कि यस, अब मेरे को लगता है कि इस पे हो गया, अब मेरे को फर्दर इंप्रूवमेंट लेने के लिए अगर मैं अपने कंपोनेंट को थोड़ा सा इसमें करूं तो यस, तब आपको वो चाहिए। बट आई फील इनिशियली आपको बेटर जितना रगड़ो बढ़िया है। अब मैं कहता हूँ नीलम साइकिल चलाओ शुरू में तो अच्छा से, एंड हम सबके रूट्स वहीं से जुड़े हुए हैं। अगर मेरे को लगता है कि कोई भी ऐसा होगा मेरी नॉलेज में जो बचपन में ये एटलस हीरो और ये नीलम साइकिल नहीं चलाई होगी उसने। सही बात है। तो हमारे उसमें DNA में है साइकिल। तो हमने वो तो ये है कि जब हम 10th 12th क्लास से हो गए, क्योंकि मैं तो डेफिनेटली पता है मेरे को तो साइकिल मिली थी डेली आई थिंक 6th क्लास से, तो मैं तो उसी स्कूल जाता था और उसी आता था। तो ये तो ऐसा, और साइकिल एक ऐसा चीज़ है जो आप भूल नहीं सकते हो। आपने बचपन में जब आप 15 साल के हो, चाहे तब चलाई हो, उसके बाद आपने नहीं चलाई हो, आप, मैं कहता हूँ कि 15 साल के बाद में, चाहे 50 साल में भी आपको मैं पहली बार साइकिल दूंगा ना, आप थोड़े से करके वो सीन देके आप चला लोगे। ठीक बात। तो ये चीज़ ऐसा नहीं है कि सर तब आता था अब मैं भूल गया हूँ, वो वाला पार्ट नहीं है। तो यस, ये हमारे DNA में है वाला पार्ट है। तो गुड, मतलब मेरे को लगता है कि यस, हार्डेस्ट मेरे लिए अभी तक LEL वाला ही पार्ट था, ड्यू टू दैट डिस्टेंस, ड्यू टू दैट एलिवेशन। आई थिंक 14,000 और 15,000 के करीब का एलिवेशन रहता है उसमें। अब मे भी हो सकता है कि बिकॉज क्योंकि लास्ट टाइम थोड़ा उसमें रूट चेंज हो गया था, उसमें काफ़ी एलिवेशन ऐड हो गया था, तो इसलिए। बट इतने करीब आप समझिए कि इतने 1000 का आपका एलिवेशन, जैसे PPP में 1200 किलोमीटर का वो डिस्टेंस होता है, पेरिस से स्टार्ट होता है, ब्रेस्ट जाता है, एंड देन ब्रेस्ट से वापस पेरिस होता है, एंड 11,000 समथिंग के करीब का एलिवेशन होता है वहाँ पर। तो आप मानिए कि मतलब हर 100 किलोमीटर पे आप उतना ही आपको जो है 1000 के करीब का आप वो भी कर रहे हो, मतलब अगर मैं एवरेज बताता हूँ कि एलिवेशन गेन भी कर रहे हो। तो संजीव जी, जो CCC ग्रुप है जो लास्ट ईयर आपने स्टार्ट किया, जो दिल्ली NCR का सबसे बड़ा साइकिलिंग ग्रुप है और बहुत ही अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं इसमें, गोइंग फॉरवर्ड उसमें क्या प्लान्स हैं आपके? पहले तो मैं ये बताता हूँ कि CCC का जन्म क्यों हुआ। हाँ बिल्कुल। उसका बर्थ क्यों हुआ। एक्चुअली क्या होता है कि हम जैसे मैंने बताया ना कि इतने टाइम से हम लगे हुए थे कि जब मैं 17 के एंड से साइकिलिंग में आ गया था, तो एक राइट इन्फॉर्मेशन का एक कहीं ना कहीं गैप था कि अगर आपको कोई भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड है, अगर मतलब जैसे आपको राइट कंपोनेंट जानना है, या इवन मेरे को यहाँ तक पता है कि शुरू में मैं जब MTP पे ही करता था तो करीब 200-300 कर लिया किलोमीटर, एंड 600 कर रहा हूँ मैं। अब मैं रॉन्ग फिट में कर रहा हूँ, मेरे को ये नहीं पता कि बाइक फिट क्या होती है, कुछ वैसी है, एंड मैं किसी भी हेल्प मांगता था कि कहीं पर मैं प्रॉपर करवाऊँ फिट, क्या चीज़ है। तो मैं ये छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो एक राइट इन्फॉर्मेशन का कहीं ना कहीं एक बड़ा गैप था यहाँ पर। तो यस, धीरे धीरे ये रहा कि भगवान की दया से कुछ इवेंट अच्छे हम करते रहे, एक कंटिन्यूटी जुड़ी रही, तो कहीं थोड़ी बहुत अपनी एज के हिसाब से परफॉर्मेंस आती रही। तो ये इस वे में लोग काफ़ी मतलब सोशली कनेक्टेड थे, एंड हमेशा एक रहता था कि अरे सर एक बार आप इनिशिएट करो, कुछ चीज़ लाओ, कोई थिंग्स करवाते हैं ग्रुप। तो ये मान लो कि ये मैंने बड़ा डिले करते करते ओपन किया है CCC का। अच्छा। मतलब टेक्निकली ये मेरे को जो है हो सकता था कि ये 2020 या 21 के करीब में स्टार्ट कर देना चाहिए था, तब से एक क्वेरी आ रही थी।
तो यस, मैं मानूंगा कि इसको जो है 24 में होते होते काफ़ी डिले के साथ हुआ। एंड मैंने लगा कि चलो हो सकता है कि करीब 50-60 लोग आ जाएंगे एंड हम इतने जो है आपस में इसमें थिंग्स शेयर करते हैं, कुछ राइड प्लान करते हैं, कोई चीज़ किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो इतनी एक्सपेक्टेशन थी मेरी बस ट्रिपल सी। एंड मेरे को नहीं पता था कि लोग इतना वेल, मतलब सोचली वो वेट कर रहे थे क्या, या आई डोंट नो, मतलब मेरे को नहीं पता। बट वो कब उस ग्रुप में स्टार्ट करा और विद इन मेरे ख्याल से शायद 6 to 8 months में वहाँ पर आज की डेट में 800 से ऊपर लोग हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि कोई ऐसा और फर्दर कोई ग्रुप हैं इस टाइप के स्पोर्ट्स के जिसमें इतने मेंबर हैं नहीं है, बट साइकिलिंग में तो नहीं होगा, और किसी स्पोर्ट्स में तो पता नहीं। तो एक कहीं ना कहीं देखो हर एक को ये था कि यस, एक इंटेंशन क्या है कि कहीं ना कहीं हम यही पुश कर रहे हैं कि आप सर राइड करो पहले, या कुछ भी स्पोर्ट्स करो अपने लिए करो। मतलब देखो एट द एंड मेरे को कोई एडवांटेज नहीं मिल रही है, ठीक बात है। आप अपना फिट रहो। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कुछ चीज़ें, उसमें हर एक एक्सपर्ट बैठे हैं। हो सकता है कि एक एरिया में पुनीत अच्छा होगा एडवाइस देने के लिए, एक एरिया में कोई एक्स पर्सन होगा, वाई पर्सन होगा, किसी चीज़ में हो सकता है मैं किसी को अच्छा से बोल सकता हूँ, कोई पर्सन वहाँ पर ग्रुप में न्यू मेंबर भी हो सकता है, अभी आया है, वो ये बोलेगा कि सर मेरे को 10 किलोमीटर चलानी है, स्टार्ट करनी है, उसके लिए मैं क्या ध्यान रखूं, मेरे को आज 50 किलोमीटर करी है या 100 किलोमीटर, जैसे आपने बोला था कि आप आज नॉन स्टॉप करके आए हो। तो हर एक का अपना अपना चीज़ होगा। अब उसके पास में एक विंडो है कि सर ग्रुप में मैं एटलीस्ट ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, कोई एडवाइस लेना है, कुछ चीज़ मेरे को ख़रीदना है वो भी पूछ लेता हूँ, या कोई चीज़ मेरे को थिंग्स लग रहा है कि अगर मेरे को इंटरनेशनल इवेंट करना है तो क्या क्या मेरे को ध्यान में रखना है, क्या चीज़ करना है। तो एक सिंगल विंडो मिल गई इस लोगों को, और उस वे में फिर हमने सोचा कि चलो ठीक है, इसके साथ में ही एक बड़ा गैप हो रखा है कि लोग सब जो है ना कि बस हम एक दूसरे को या तो स्ट्रावा से जानते थे या फेसबुक से या वैसे, बट फेस टू फेस या पर्सनली कोई किसी के साथ राइड नहीं कर रहा था। इवन मैं पता नहीं, कई लोगों को हो सकता है कि वैसे ही वहाँ से, या कई लोग मेरे को इसके थ्रू ही जानते थे, सोशल मीडिया इसके थ्रू। बट आज की डेट में एटलीस्ट हम जो है साथ में राइड कर पा रहे हैं। तो वो जो एक छोटी छोटी कम्युनिटी बनी हुई थी कि यहाँ पर एक कोई 10 लोगों का कोई ग्रुप बना हुआ है साइकिलिंग का, यहाँ पर 15 लोग का है, यहाँ 20 लोग का है, एटलीस्ट आज की डेट में उन लोगों का एक कहीं प्लेटफॉर्म मिल गया है कि चलो ठीक है, कोई किसी ने इनिशिएट लिया है, वहाँ जाते हैं। एंड पर्पस हमारा ये नहीं है कि ये कोई कॉमर्शलाइज नहीं है, कोई भी चीज़ के लिए नहीं है कि मैं किसी को बोलूँ कि यार मेरा ग्रुप ज्वाइन करो, आपको इतना कोई ज्वाइनिंग फीस देनी पड़ेगी या कोई मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, या इवन हम जो राइड भी कर रहे हैं तो वो राइड के लिए आपको जो है इतने 1000 रुपीज़ देने पड़ेंगे। हम सिंपल कहते हैं सर आपका जो मिनिमम कॉस्ट आती है हमारी जो उसको रन करने में, हम तो ये कहते हैं कि मेडल एक मेरे कॉस्ट है, मैं तो उस कोच करता हूँ उस मेडल की कॉस्ट को भी लोअर रख के उसकी फीस रख के आप आओ तो सही। हम बाकी तो मैं एटलीस्ट बाकी कोई और कंपनी है मैं उनसे हेल्प मांगता हूँ कि चलो सर आप आके यहाँ पर साइकिलिस्ट आ रहे हैं, उनको कुछ स्पॉन्सर कर दो, उनके लिए कुछ फूड कर दो, रिफ्रेशमेंट कर दो, हाइड्रेशन करो, रास्ते में कुछ चीज़ करो, एम्बुलेंस दे दो। तो एटलीस्ट मैं उधर उनको करके कि ताकि बेनिफिट मिलता है। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं एक इंटेंशन अच्छी है, तो इसलिए शायद थोड़ा हो सकता है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, इसलिए काफ़ी अच्छे लोग उसमें जुड़ते जा रहे हैं हमारे साथ में। तो और पर्पज़ यही है कि मैं कहता हूँ आगे भी कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ से देखो हमारे पास ना बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन ओनली थिंग क्या होता है कि एक इन्फॉर्मेशन की गैप में है ना, वो कोई परफॉर्म ही नहीं कर पाते हैं। ज़रूरी नहीं मैं ओनली साइकिलिंग की बात करूँ, मैं वैसी भी बात करता हूँ इंडिया में कि चाहे वो रनर होगा कुछ भी होगा, बट हमारे पास मेरे को लगता है कि एक राइट इन्फॉर्मेशन की कमी कहीं ना कहीं कमी है। उसको प्रॉपर किस वे में ट्रेनिंग चाहिए, कहीं पर कोई हेल्प चाहिए, कहाँ से उसको ट्रेनिंग लेनी है, कुछ भी चीज़ है तो उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं। एंड इवन कई बार तो एटलीस्ट ऐसी कम्युनिटी में जुड़ते हैं तो हो सकता है किसी को कोई प्रॉब्लम भी हो गया है, कोई फाइनेंशियल भी कुछ इशू है, बट उस वो बंदा बहुत अच्छा कैपेबल है ना, उसका इतना अच्छा है कि प्रमोट करेगा। तो कई बार लोग मिलके उसको थोड़ा हो सकता है कि फंड रेज करके हम उसको थोड़ा कोशिश करते हैं कि चलो इसको हेल्प कैसे कर सकते हैं। तो यस, पर्पज़ ये है कि सेम इसको आगे चल के ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं हेल्प कैसे कर सकते हैं, क्या चीज़ है। इवेंट तो मैं देखो
कोशिश करता हूँ कि बीच बीच में इवेंट डालता हूँ ताकि हम लोग आएँ, थोड़े एक्टिव रहें एंड करते रहें, क्योंकि क्या होता है ना कि कम्युनिटी के चक्कर में लोग निकल भी जाते हैं कि चलो ठीक है यार, वहाँ पर से 200 लोग आ रहे हैं राइड करने, चलो चलते हैं साथ में, एंड थोड़ा उस पे में रहता है। तो आपस में थोड़ा फेस टू फेस हम एक दूसरे से डिस्कस भी कर लेते हैं, और अपना कोई किसी को कोई प्रॉब्लम वगैरह वैसी भी है अपने स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो वो बाई फेस वहाँ पे बात कर लेता है, किससे भी कोई चीज़ रहता है। तो इस वे में मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि आगे ये लोग जो है किसी भी इवेंट में, किसी भी स्पोर्ट में आ रहे हैं, कोई भी उसे ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो मैं चाहता हूँ कि वो एक अच्छा ग्रो करे। हम नॉट ओनली दिल्ली एनसीआर, मैं तो कहता हूँ कि हम उसमें इंडिया में सर्टन स्टेट से लोग जो है वो उसमें ग्रुप का पार्ट हैं एंड आएँ और वो करें। मे भी हो सकता है कि ज़रूरी नहीं कि हर एक को आइडिया था पहले कि भाई इंटरनेशनल इवेंट कोई, चाहे हम बात करते हैं कि एंड्योरेंस में है या कोई रेसिंग में है, तो आओ साथ में ट्रेन करते हैं। लास्ट टाइम भी हुआ था हमने कि हम अलग से उसमें फॉर्म करते थे। अब जैसे एलएल के लिए जा रहे थे, तो हम जो भी एलएल के लिए पार्टिसिपेंट थे, हमने अलग से फॉर्म किया कि चलो ट्रेनिंग करते हैं। अब चलो ठीक है, हिल्स पे चलते हैं। अगर जैसे मैं, चांस की बात है कि मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा वहाँ पर घर है, मैं सबका ग्रुप बनाया, मैं कहा चलो वहाँ पे चलते हैं, ट्रेन करते हैं। सो कई बार क्या होता है कि आप मिलकर होता है, जैसे अभी कि हमारे उसमें ग्रुप में है विश्वनाथ तिवारी जी भी हैं रेलवे से, तो अब उन्होंने देखा कि जो आयरन वगैरह कुछ करने जा रहे हैं, वो साथ में उनको आओ यहाँ पर सीखो, उनको स्विमिंग करवाना है या कुछ भी रनिंग का है, तो वो साथ में उनको पूरा सिखाते हैं, कुछ करते हैं, एंड अच्छे अच्छे लोग जो है देखो उसमें स्पोर्ट्स में करके आ रहे हैं। तो आज की डेट में वो एक प्लेटफॉर्म मिल रखा है हमको अच्छा इसमें, कि जरूरी नहीं हो सकता मेरे को भी स्विमिंग नहीं आती है, तो कल को हो सकता है मैं उनके साथ जुड़ के कि सर चलो मेरे को भी, मतलब मैं भी देखना चाहता हूँ कि मैं स्विम कर पाता हूँ। कल को हो सकता है कि मैं डुआथलॉन खेलना है या ट्रायथलॉन खेलना है लाइफ में, यू नेवर नो, हो सकता है कि मेरे को बैक अलाउ कर दे, मेरा जो बैक पेन है, तो कि अगर उससे कोई और फर्दर इंजरी नहीं होती, कुछ ही नहीं होता, तो वाला पार्ट है। तो मैं ट्रिपल सी को वही देखता हूँ कि एक हर एक के लिए एक ये एक प्लेटफॉर्म है कि आए कोई भी चीज़ किसी भी एरिया में अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, वो ग्रो करना है, किसी की हेल्प नहीं, आओ प्लीज़ मिलो, बोला पार्ट। तो गोइंग फॉरवर्ड मतलब इसमें हम एक्सपेक्ट करें कि लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स भी होंगे? लॉन्ग डिस्टेंस मैं चाहता हूँ कि देखो ग्रेजुअली हो। ग्रेजुअली हो। मेरा प्लान था पहले कि ठीक है, इसको जैसे हमने अराउंड 200 किलोमीटर तक करा था, उसके बाद में मेरे को ये था कि हर राइडर का, अगेन जो मैंने शुरू में बोला था ना कि देखो कुछ चीज़ों के रिस्क भी हैं हमारी रोड में ना, स्पेशली बोला था। तो उस वे में मैंने ये रखा है कि इट डिपेंड्स कि हम कितने इंटरेस्टेड होते हैं उसे ऊपर करने में, ठीक है ना। अगर हमारा अच्छे से उसमें एक काउंट बन जाता है, सो दैट कि मैं ये चाहता हूँ ना कि देखो कि कोई भी इवेंट चल रहा है, तो अगर कल को आपको सपोर्ट व्हीकल भी चाहिए होगा, एक उसकी भी कॉस्ट ऐड होती है। कल को मैं कह रहा हूँ कि पता चला 3 लोग उठे हैं कि सर 600 का प्लान करते हैं और राइड का, है ना, आप बना दो। अब मैं उनको अगर सपोर्ट व्हीकल कुछ भी कर दूँ, तो वो देखेंगे अरे सर इसकी तो मतलब हमारी कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा रही है, जो कि हमें हेल्प हो जाती है कि जब वॉल्यूम होता है तो आप लोगों को लगता है चलो ठीक है यार, इसका ज़्यादा कॉस्ट नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ नहीं हो रहा है। एंड क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अभी तक कोशिश करी है कि जो रनिंग कॉस्ट है वो कोशिश करते हैं कि उसमें हम इवेंट का निकालना है कि किसी पे उससे ज़्यादा लोड नहीं आए, बिल्कुल है। लेकिन बस लेस काउंट रहेगा तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यार कोई भी राइडर पे उस चीज़ लगे और फिर बाद में वो क्या होता है कि कमर्शियली एंगल दिखने लगता है फिर सबको। सही बात। तो मैं इसलिए इस चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि अच्छे राइडर अगर एक ग्रुप बनता है, कि एक रिक्वेस्ट आती है कि सर हम इतने नंबर्स हो रखे हैं एंड वी वांट कि अगर हम से 400 या आगे फर्दर या 600 का कुछ प्लान करना है, क्या चीज़ें, एंड उसमें मेरी एक्सपर्ट चाहिए, मैं आई एम रेडी उसके लिए। मैं उसको पूरा प्लान करना है, रूट बनाना है, उसके लिए क्या क्या लॉजिस्टिक अरेंज करनी है, वो देखो मेरा पार्ट है। मैं अपनी तरफ से जितना टाइम स्पेंड कर सकता हूँ मैं करने के लिए तैयार हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ साथ में कि किसी पर उसका ज़्यादा फाइनेंशियली लोड भी हो। अदरवाइज मेरे लिए तो बहुत ईजी था ये चीज़ लॉन्च करना। मैं तो सबसे पहले कहता कि सर ये लो आओ, इवेंट की फीस है, मेरे को कमर्शियली अगर इससे अर्न करना होता तो मेरे लिए बहुत ईजी था ये चीज़ करना। तो ये कभी भी कोई इवेंट जो है 99 रुपीज़ वाला मैं कभी भी नहीं रखता फिर इसको। ट्रिपल सी का सबसे बड़ा जो यूएसपी मुझे ऐसे लगता है लोगों को दिखा कि स्टार्टिंग में एकदम
करेक्ट, कॉस्ट थी नहीं, और Yes. कॉस्ट रही भी तो वो इतनी कम कि वो Correct, नेग्लिजिबल है कि भाई Yes. बस बंदा इतना जरूर दे ताकि वो आए। करेक्ट करेक्ट अगर करेक्ट कई बार क्या होता है फ्री के चक्कर में हमें लगता है कि वैल्यू नहीं है, वो हाँ, इसलिए आपने exactly. थोड़ा सा नॉमिनल सा रखा, Yes, विच yes. इज क्योंकि जस्टिफिएबल। देखो उस और यही हम हाँ, DRM वगैरह करते हैं तो 1000-1500 भी देते हैं, तो अगर exactly. 100-200 रुपए दे रहे हैं तो एग्जैक्टली क्योंकि nothing. देखो मैं उसमें एटलीस्ट कोशिश करता हूँ उसको, जो देखो मेडल एक है पर्पज, दूसरा आप डेफिनेट बात है कि मैं उसके साथ में आपको कोशिश करता हूँ कि रिफ्रेशमेंट वगैरह सारे चीज़ आ जाए। इसके लिए मैं कई बार जो डिकैथलॉन या बाकी जो बाइक स्टोर हैं उनसे भी हेल्प मांगता हूँ इसके लिए, करने के लिए। और बीच में कोई जैसे ये हॉस्पिटल्स या होटल इंडस्ट्री थी, उनको कोई इवेंट करना होता तो एटलीस्ट हम कोई उनसे पहले नेगोशिएट कर लेते कि सर मेरे इतने राइडर अगर आपका हम इवेंट कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट एम्बुलेंस देनी है, से ये फूड का उनका अरेंजमेंट करना है, उनकी इतनी सेफ्टी वगैरह का अगर आप सही मैनेज कर सकते हो तो वो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना बेनिफिट मिल जाए मैं उसको पास ऑन करूँ। अगर आप देखोगे कि लास्ट टाइम CCC ने एक 21 डेज का एक चैलेंज भी रखा था, एंड यू वॉन्ट बिलीव कि उसका टोटल नंबर कितने लैक्स में आया था किलोमीटर का, अच्छा टोटल टीम्स के। तो मेरे को लगता है कि शायद वो 1.5 लाख से ऊपर हो गया था किलोमीटर। हाँ, अगर मैं सारी टीम का वो टोटल करता हूँ तो और वो रिकॉर्ड होगा। एंड उसमें इनिशियली सबको लगा अच्छा ऐसे है, बट धीरे धीरे सबको फिर इंटरेस्ट बढ़ा, सबको लगा कि अच्छा मेरे 10 यूजर की 10 राइडर्स की टीम बनी हुई है, उसका मैं कैप्टन हूँ और वो पुश कर रहे हैं। फिर तो मतलब कंपटीशन शुरू हुआ, मेरे को लगा कि आई थिंक एक वीक के बाद तो ऐसा हो गया कि वो इतना कंपटीशन शुरू हो गया था कि अब वो फर्स्ट सेकंड थर्ड में कैसे आए। एंड अब आपने जो अभी आप कमर्शियल की बात करी, उस इवेंट की कोई फीस नहीं थी, आपको याद होगा। नहीं, उसके बावजूद भी हमने हर पहले तो पार्टिसिपेंट के लिए जितने भी थे उनके लिए एक सिंपल एक टी शर्ट बनवाई थी। उसके बाद जो फर्स्ट टीम आई थी उनको डिकैथलॉन की जर्सी मिली थी, साइकिलिंग जर्सी, 10 मेंबर थे उनको मिले थे। सेकंड को पूरा उसमें इनका एक एसेसरीज वगैरह का बैग था जो साइक्लोफिट ने दिया था, सेकंड और थर्ड टीम को जो आए थे सब मेंबर्स को मिला था। सो हमने देखो कहीं ना कहीं पर्पज ये नहीं था कि इसको मेरे को इवेंट को कोई बनाना है, कुछ कमर्शलाइज करना है, कुछ चीज़ में उनको फीस रखनी है, पर्पज ये नहीं था। पर्पज ये था कि ठीक है आप आओ, एट द इंटेंशन क्या है यार, एक्टिव रहो। सही बात। आप अपने देखो आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव रखो, आप एटलीस्ट बाहर गए कुछ तो करो। आप चाहे 10 किलोमीटर चलो, हमारा तो पर्पस फुल हो जाता है कि एटलीस्ट ग्रुप बनाए, कोई मैंने इनिशिएट लिया है तो पर्पस ये कि हाँ इस ग्रुप की वजह से हम जुड़े हुए हैं। मैं तो चाहता था कि ऐसा ग्रुप पहले बन जाता, मैं मतलब मैं बहुत इंटरेस्टेड होता कि उसको ज्वाइन करके उसका पार्ट बना रहना, वाला पार्ट है। तो मे बी बट हो सकता है कि लोगों को लगता है थोड़ा टाइमिंग का कंसर्न रहता है, एक बैंड भी देनी पड़ती है आप लोगों को। सभी साइकिलिस्ट अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहते हैं। परफॉर्मेंस में मेरे को लगता है सबसे बड़ा जो क्राइटेरिया लोग देखते हैं कि एवरेज स्पीड बढ़ जाए। तो उसके लिए 2 चीज़ें तो आपने बता दी कि भाई एक अपनी बॉडी को आप लीन करो, इंजन, तो हाँ, उससे आप खुद स्ट्रॉन्ग करो प्लस लीन करो। और सेकेंडली आपने बताया कि जितना हो सके नॉन स्टॉप या मिनिमल ब्रेक्स के साथ करो। हाँ। इसके अलावा कोई टिप्स आप देना चाहोगे परफॉर्मेंस जो इम्प्रूव करना चाहते हैं साइकिलिस्ट अपनी, देखो चाहे वो न्यू हो या एमेच्योर हो? कोई भी गेम विदाउट स्ट्रक्चर ट्रेनिंग आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। आपका जो आपने माइलस्टोन बना रखा है, आपने जो टारगेट गोल बना रखा है उसको अचीव करना, चाहे आपका रनिंग है, चाहे आपका स्विमिंग है, कुछ भी है, आपको डेली बैडमिंटन भी है, जिम भी है। आपको ये पता होगा कि जिम में मैं डेली जाके अगर मेरे को ये करना तो मैं एक ही चीज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं डेली अगर मैं आज 7 डेज वीक में मैं रोज़ वो स्क्वाट्स वगैरह ही करता रहा हूँ मैं, या रोज़ 7 डेज मेरे को पता है कि ये बनाना, मैं डंबल ही लग रहा हूँ, तो डेफिनेट बात है कि वो नहीं चल सकता। तो आपको इसलिए स्ट्रक्चर ट्रेनिंग हमारे क्या कहते हैं कि एक वेरिएबिलिटी के साथ में आपको ट्रेन करती है बॉडी को। मैं अगर छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर आप स्ट्रक्चर ट्रेनिंग क्यों कर रहे हो, पहले तो आपको पता है कि डेफिनेट पता है कि मेरे को अपनी परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है। जैसे आपका भी आया कि भाई मेरे को परफॉर्मेंस इंक्रीज करनी है, आपने कहा कि भाई पहले तो मैं ठीक है डेली अपनी गुड फूड हैबिट रखूँ, अपनी जो है लाइफ को, बाकी मैं अपने वेट को मैनेज करके रखूँ। बट उसके बाद इम्पोर्टेंट होता है कि आपका ट्रेनिंग का पार्ट। मैं जब तक अपने आप को ट्रेन नहीं करूँगा कि किस किस हाई इंटेंसिटी में मेरे को जो है कब कब वर्कआउट करने हैं,
है ना, किस डेज में मेरे को इजी रखना है क्या। तो हम अपने कहते हैं ना बॉडी को ट्रेन करते हैं। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपने देखा होगा कि जब कोई साइकिलिंग कंपटीशन होता है, रेस होता है, तो पार्टिसिपेट करते सब आप थोड़ी देर बाद कहोगे कि सर मैं एफर्ट लगाता हूँ, थोड़ी देर में तो मैं बस फिर उसके बाद जान लगा कि उसके बाद तो रहता ही नहीं और एग्जॉस्टेड हो जाता हूँ, ये सब चीज़ें। तो आपको समझना पड़ेगा कि आपका उस समय अगर आप अपना आपका हार्ट रेट, आपने अगर बेल्ट पहन रखी है, कुछ भी चीज़ आप देखोगे तो आपको लगेगा अच्छा ये तो मैं 190 या 200 के रेंज में मैं पहुँच गया था और इस समय मेरे को अनकम्फर्ट होता है या मेरा हार्ट रेट बहुत जल्दी बढ़ता है। ठीक है ना, क्योंकि हो सकता है कि जब अगर आप मैं भी आपके साथ में राइड कर रहा हूँ, आप भी कर रहे हो सकता है कि उस समय मेरा जो हार्ट रेट है वो हो सकता है 120 चल रहा होगा, 125, आप कहोगे यार मेरा 150 क्यों चल रहा है सर। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हम कितने जो वेरिएबिलिटी के साथ में ट्रेनिंग करते जा रहे हैं। तो उसमें ट्रेनिंग में एक छोटा सा एग्जांपल है कि अगर आपको ये दिया कि आप इधर एक जोन में चल रहे हो आप अपना, फिर आपको लगा कि मतलब 2 मिनट के लिए आपको जो है इतनी अपने हार्ट रेट को या आपकी पावर, अगर जो भी आपने इक्विपमेंट लगा रखे अपने बाइक में, आप उस समय पे राइड करना है 2 मिनट, फिर आप वापस आओ, आपको यहाँ पर रिकवरी लेनी है 3 मिनट, फिर आपने 2 मिनट के लिए जा रहे हो सपोज, तो आप कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, अपने हार्ट को कर रहे हो भाई अब तेज, आपने ना इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट किया, फिर उसको रिकवर कर रहे हो, धीरे धीरे आप क्या कर रहे हो, उसको ट्रेन कर रहे हो कि जब वो हाई इंटेंसिटी जाए तो वो जल्दी कूल डाउन रहे, वो हार्ट रेट ज़्यादा स्पाइक ना मारे आपका। तो वही चीज़ आपका कंपटीशन में भी होता है। वही चीज़ जब आपका लो पे रहेगा तो आप कह रहे हो जो मैं नॉन स्टॉप गया हूँ, उस समय आप देखोगे कहीं ना कहीं मैं कंफर्टेबल में चला रहा हूँ उसको, क्योंकि आपने वो उतने डेली स्ट्रक्चर ट्रेनिंग कर रखी है। तो आपने अपने आप को, अपनी मसल्स को, सब चीज़ को, क्योंकि उसके साथ में आपकी मसल्स भी ट्रेन हो रही है ना। जब आप हाई इंटेंसिटी मार रहे हो आपने, आपकी मसल्स भी उतने टाइम के लिए वो पीक उस पर लोड आ रहा है, 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए जो भी आपका वर्कआउट होता है उतने के लिए आपने उसको एंगेज करा, फिर आप धीरे धीरे उसको रिलैक्स कर रहे हो। तो आप उसको पहले तो डाल रहे हो कि आपको रिकवरी के लिए मैं ओनली इतने सेकंड दे रहा हूँ, आप जल्दी रिकवर हो जाओ। अब देखो फिर मैं लोड डाल रहा हूँ तो आप कम कर रहे हो। सेम रनिंग में भी, जब रनिंग में आप देख रहे हो कोई अपना रनिंग कर रहा है, किस पेस से कर रहा है, उसको बीच में बोला जाता है कि ठीक है अब आप एक काम करो, 1 मिनट के लिए फुल पावर से आप एक स्प्रिंट मारो, फिर आप अपने हार्ट रेट को अपने जो है उसको नीचे करो, फिर ये करो। तो धीरे धीरे वो वेरिएबल करते हैं जो हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग करते हैं, जो HIIT, तो वो कहीं ना कहीं हम अपनी पूरी बॉडी को, मसल्स को उसके हिसाब से वो ट्रेन करते हैं। तो इसलिए अगर आपने बाकी चीज़ पे काम किया है तो जो आपको स्ट्रक्चर ट्रेनिंग पे आप कहीं ना कहीं, आपकी आज की डेट में कहीं पर भी गूगल करके कोई भी ऐप है, कुछ भी चीज़ है, आप वहाँ से लेके कहीं से भी ले सकते हो। अगर आपको कोई फिजिकल कोच से चाहिए आप उससे लो। आपको आज की डेट में आपको लगता है कि आपका बजट उतना नहीं है, तो हो सकता है कि गूगल पर आप सर्च करो, कुछ फ्री भी मिल जाते हैं, कुछ जो है वर्कआउट के प्लान मिल जाते हैं इजीली, आप उससे करके स्टार्ट करो। बट अपनी बॉडी को स्ट्रक्चर वर्कआउट के लिए ट्रेन करो। वो जब तक अडेप्ट नहीं करेगी, आपकी कहीं ना कहीं एक ब्लॉकेज रहेगा। मतलब ठीक है, मैं कहता हूँ कि जरूरी नहीं कि आपने स्ट्रक्चर ट्रेनिंग नहीं की, तो ऐसा नहीं है कि आप मतलब कोई राइड नहीं कर सकते हो या आप 200 किलोमीटर नहीं, 300 नहीं कर सकते हो। बट द ओनली पॉइंट जो मैंने आपको बोला कि एक कंफर्टेबल होके कि आप इंजॉय के साथ में, अगर आप मैं गया हूँ 100 या 200 कुछ भी करा, तो यस मेरे को लगे कि वो मेरे इजी जोन में चला है, मेरे को बहुत ज़्यादा एफर्ट किया, कुछ उसकी ज़रूरत नहीं है, या मैं किसी कंपटीशन में जा रहा हूँ तो मैं एक अच्छे से परफॉर्म करके आ रहा हूँ इस बार। तो वहाँ पर वो थोड़ा सा जो है आपका गेम चेंज होता है। मतलब स्ट्रक्चर ट्रेनिंग जितना हम करेंगे उससे हमारी परफॉर्मेंस पे इम्प्रूव होना, एनहांस होना, पॉसिबिलिटी बढ़ती है। बिल्कुल। ओके, एक क्वेश्चन और कि अगर न्यू बाइक खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खासकर जो न्यू साइकिलिस्ट हैं या पहली बाइक खरीद रहे हैं या रोड बाइक पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उनको? पहली चीज़ तो मैं ही बोलूँगा कि अगर न्यू है, उसने साइकिलिंग ही स्टार्ट करी है, सो इट्स गुड। मतलब मेरी अपनी पर्सनल व्यू है कि शुरू में जितनी लो कॉस्ट वाली कोई बाइक लेके वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ओके, एटलीस्ट वो पहले उस स्पोर्ट्स को समझे, उसकी बॉडी उसको समझे, वो पहले उसको अडेप्ट करे, मेरी बॉडी उसको अडेप्ट करे। हो सकता है कि आप पहले दिन कोई महंगी बाइक ला रहे हैं और फिर वो जो है 2 हफ्ते बाद उस पर तौलिए सूख रहे हैं आपके। ठीक है ना, तो सबसे कॉमन होता है। मैं कहता हूँ टोवल एक ऐसा चीज़ है जो मैं देखता हूँ बहुत लोगों के दिखते हैं कि वो हैंडल बार से लेके और पीछे सीट तक होता है, तो
उसको बहुत अच्छा स्पेस मिल जाता है, तो हमारी काम वाली कई बार डाल देती है। तो ऑन ए सीरियस नोट, इसलिए मैं रखता हूँ कि आप बेटर है कोई भी सस्ती वाली बाइक लो, उसको कुछ मंथ चलाओ, एंड देन आपको खुद थोड़े मंथ्स में पता जाएगा, आपको 1 to 2 मंथ पता जाएगा कि आपका ये इंटरेस्ट वाला स्पोर्ट्स है भी कि नहीं है। नहीं है, ठीक है ना। सो बेटर है कि बाद में आप फिर उसको सेल करो, कुछ चीज़ करो, क्या करो। सो मेरा अपना पर्सनल व्यू है कि शुरू में जितनी लो इन्वेस्टमेंट वाली कोई बाइक बेसिक मिल जाए, आप डिकैथलॉन में जाओ, आपको कोई MTV मिल जाएगी यार 10,000 में, आप 10,000 की लेके चलो, कल को उसको 10,000 वाली बेचोगे तो तब भी वो जो है 6-7 हज़ार की निकल जाएगी आपको ठीक है। 3-4 महीने बाद। ये है उसके बाद में देन यू डिसाइड, आपको अपना बजट पहले, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें घर भी लेना है तो हम पहले बजट बनाते हैं, उसके बाद हम फ्लैट देखने शुरू करते हैं, रादर देन हम पहले कोठी देख लेते हैं फिर हम अपना बजट बनाते हैं। तो बेटर है कि आप पहले अपना बजट देखो कंफर्टेबली, लेकिन पर्सनली स्पीकिंग ये बजट ऐसे घर की तरह ही होता है कि आप सोचते हो कि हाँ मैं 40 लाख का मकान लूँगा, ऐसे आप बाइक में भी सोचते हो जो कि मैं ठीक है ये 1.5 लाख की बाइक ले लूँगा मैं, कोई कार्बन वाली होगी वो चीज़। जैसे आपके घर के प्राइस बढ़ते हैं ना, जब आप देखना शुरू करते हो और आपको फिर लगता है कि आप 50-55 वाले आपको थोड़ा ठीक से लगते हैं, जब आप 40 का बजट लेके चले हो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसी बाइक में भी होता है। सही बात। आप बजट बनाया आपने 1-1.5 लाख का, और फिर आपको जो दिखेंगे अच्छी सी वो आपको दिखेंगे 2.5-3 लाख वाली। 2-2.5 लाख वाली, 3 लाख वाली। बिल्कुल। तो वो आपको थोड़ा बजट देखना पड़ेगा। एंड थर्ड थिंग, आपको अपना स्पोर्ट्स पता होना चाहिए कि आप वो साइकिलिंग जो कर रहे हैं, आप ओनली जस्ट आपने कहा कि मेरे को एक फ़न के लिए करनी है और बॉडी के लिए करनी है, वेट मैनेजमेंट के लिए करनी है, तो मेरे को फिर मैं रेसिंग वाली बाइक क्यों लूँगा। ठीक बात। सो इसलिए बाइक की ज्योमेट्री भी उसके हिसाब से होती है। तो आपको मतलब मेरे को सिंपल एक एंड्योरेंस वाली लेनी है बाइक, या ओनली मेरे को लगता है कि मैं ऐसी जगह रहता हूँ जहाँ पर हिल्स वगैरह है, या क्लाइंबिंग वाली लेनी है, या मेरे को रेसिंग ही लेनी है, या इनका थोड़ा सा मिक्सचर लेना है जिसमें कि थोड़ा मैं ये सब चीज़ कर सकता हूँ। सो वो आपको पहले वर्कआउट करना चाहिए किसी भी राइडर को लेने से पहले, कि मेरा टारगेट उस स्पोर्ट्स में क्या रहेगा, कि मैं तो ये साइकिलिंग इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ कि मेरे को तो नेशनल चैंपियन बनना है, मैं तो नेशनल गेम खेलूँगा, या मैं तो वो जो कश्मीर टू कन्याकुमारी है, मैं तो इस टाइप के इवेंट में जाऊँगा कि पूरा इंडिया को कवर करूँगा। तो वो चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा एरिया क्या है एटलीस्ट तब तक, क्योंकि बाद में ये कब स्विच होते हैं तो हमें भी नहीं पता होता है वैसे। सही बात। तो वहाँ पे करके फिर आपको अपना बेटर है कि आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आपको ये देखना है कि आपके बजट के अकॉर्डिंग आपने जो भी बजट बना रखा है कि यस मेरे को फिर एलॉय में जाना है, एलॉय फ्रेम में, या कार्बन फ्रेम में जाना है, वो चीज़ है। तो उसके हिसाब से फिर धीरे धीरे उसका आपका प्राइस वो इंक्रीज़ होता जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि जैसे हम कहते हैं ग्रुप सेट ही जो होता है और वो मैकेनिकल है तो डेफिनेटली होता है थोड़ा सस्ता होगा, और जो अब मैं DI2 इलेक्ट्रॉनिक की बात करता हूँ तो उसका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो वो कंपोनेंट हर चीज़ के, चाहे वो व्हील है, चाहे फ्रेम है, या कोई भी चीज़ है, ग्रुप सेट है आपका, वो सब 3 पार्ट से मिलके ही आपको मेजर जो है कॉस्ट आ जाता है किसी भी बाइक का। तो आपको अपना जो है बजट और उसके हिसाब से फिर सर्च स्टार्ट करनी चाहिए, और कोशिश करो कि जब आप ब्लैंक हो तो एटलीस्ट ब्लाइंड माइंड से शॉप पे जाके मत उनसे एडवाइस लो, क्योंकि डेफिनेट बात है कि अगर मैं जाके किसी भी शॉप पे जाके एकदम पूछूंगा तो फर्स्ट एरिया उसका होगा हमारा नहीं होगा कि वो क्या सेल करना चाहता है आपको। तो वाला पार्ट है, रादर देन बेटर है कि आप अपनी सर्च करके जाओ, आपको किस एरिया में क्या चीज़ देखना है, आपका साइज़ कितना है, आपकी हाइट कितनी है, उसके हिसाब से हमने देखा कि फॉर एग्जांपल कि अगर मैं इस कंपनी की बाइक लेने जा रहा हूँ तो मेरी अगर 5 फीट से 5 इंच है तो इसके लिए तो हो सकता है कि ये स्मॉल साइज आता है या एक्स्ट्रा स्मॉल आता है। तो आपने पहले ही वहाँ पर रिसर्च करी, अच्छे से गूगल करा, कहीं पर आपको किसी से एडवाइस लेनी है, आप फ्रेंड सर्कल में एडवाइस लो, तब जाके शॉप पे जाके आप उस चीज़ को बोलो कि मेरे को ये बाइक, इसमें ये वाला टायर होना चाहिए,
ये वाला ग्रुप सेट होना चाहिए, इस वाले के ऑप्शन के साथ मेरे को क्या मिल सकता है, नहीं मिल सकता, रादर देन, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ कि कुछ लोग क्या होता है कि उनकी हाइट के हिसाब से उनको से एक्स्ट्रा स्मॉल फ्रेम होना चाहिए और वो मीडियम चला रहे हैं, ये स्मॉल चला रहे हैं, मतलब कहीं पर एक ऊपर नीचे, क्योंकि मैं भी हो सकता है कि मैं अगर एक सेलर हूँ और आप मेरे पास आए हो तो हो सकता है कि मैं कह दूँगा कि अच्छा मैं देखा कि मेरे पास में शायद आपके लिए नहीं है, अरे नहीं नहीं ये वाला लो, ये चल जाएगा वो चीज़ें, क्योंकि मैं अपना हो सकता है कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेंट्री से खाली कर रहा करने हूँ। के लिए। हाँ, तो इसलिए मैं कहूँगा कि इट्स एडवाइजेबल कि आप अपनी सर्च करो, अपना आपको पता होना चाहिए कि साइज़ क्या बेटर रहेगा, है ना। अगर आपको लगता है कि आपका जो हाइट है उसमें किसी OEM की, किसी मैन्युफैक्चरर की 2 फ्रेम में वो क्लैश हो रहा है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे को एक इजी राइड रखनी है, एक कंफर्टेबल रखनी है बॉडी को, एक एंड्योरेंस पर पड़ेगा, तो बेटर है कि एक अपर वाला साइज लो। अगर आप दो साइज के बीच दो में आ रहे साइज के हैं, बीच क्योंकि में। कई बार आप देखते हो ना कि ये जो फ्रेम है ये 5 फीट 5 इंच से लेके 5 फीट 9 इंच तक है, एंड दूसरा वाला जो है 5 फीट 8 इंच से लेके 6 फीट इतने तक है। तो इसलिए मेरे को अगर रिलैक्स बॉडी रखनी है, अपनी इजी रखनी है, तो मैं हो सकता है कि ऊपर वाला अपर वाला उसमें करूँगा। जब मेरे को लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ा एग्रेसिव चाहिए, मेरे को रेसिंग में चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि नीचे वाला। लोअर वाला में जाऊँगा वो चीज़ें। तो इसलिए अपनी रिसर्च करके जाओ रादर देन फिर बाद में, नहीं तो क्योंकि आपको अपनी मिस्टेक्स फिर बाद में जो है 6 महीने या 1 साल बाद पता चल जाती है चल जाती कि सर अरे उस समय मैंने ये देखा नहीं, वो नहीं देखा और मैं रॉन्ग चला रहा हूँ, क्या चीज़ कर रहा हूँ। बिल्कुल, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि पहले अपनी रिसर्च करके जाएं, Correct. करेक्ट साइज क्या है हमारी Correct. हाइट के हिसाब से, इंसीम के हिसाब से, वो सब Yes. देख के जाएं। यस अगर एक रफ आइडिया या थोड़ा फेयर आइडिया होगा तभी हम सही डिसीजन ले पाएंगे। बजट Correct. अपना होना चाहिए बिल्कुल। एंड आप, क्योंकि आप जब लेने से पहले आपके कोई ना कोई, देखो मैं इसलिए स्टार्ट किया था कि आप पहले बेसिक से स्टार्ट करो। कोई भी किसी की अगर, और सबसे अच्छा है बेसिक भी खरीदो, आप नई मत खरीदो। आजकल बहुत लोगों के पास में पड़ी हुई हैं घर में, हो सकता है कोई वैसे ही बोल देगा भाई तू ले जा, कम से कम चलेगी तो सही, तू जब तेरा मन बढ़ जाए तो छोड़ देना। कुछ ऐसे ही मिल जाएंगे दानी लोग, नहीं तो आप कम से कम बहुत लो कॉस्ट में आपको एक मिल जाएगी, आप लो उसको चलाओ, ताकि आपको कुछ उस पर डिप्रेशन भी ज़्यादा नहीं आएगा। उसके बाद में तब तक आपकी कहीं ना कहीं कम्युनिटी मिल जाएगी। पता हो सकता है कि उसके बाद मैंने देखा कि मैं किसी राइड पे था, आज मिला मेरे को पुनीत भाई मिले, पुनीत भाई मैं ऐसे से ये चला रहा हूँ, तो एटलीस्ट मेरे को आइडिया जाएगा कि पुनीत भाई के पास जो ये वाली है बाइक और इसमें ये लगा, तो उन्होंने बताया कि ये तो मेरी जो है 2,30,000 की आई थी। अब मेरे दिमाग में एटलीस्ट वो बजट जो है कहीं मैं मैच करने लग जाऊँगा, तो मेरे को क्लियर तो होएगा ना कि हाँ अगर मेरे को इस टाइप की मैं जो देख रहा हूँ जो एंड्योरेंस से रिलेटेड है या इससे है, ये 2,30 2,50 के बीच में जाएगी या इतने में जाएगी, तो मेरे को एक आइडिया मिलने लग जाएगा। उसके हिसाब से ही मैं फिर फर्दर सर्च करूँ, तो मतलब काफ़ी चीज़ की मेरे को क्लियरिटी रहेगी पहले ही। और बेटर है कि मैं 10 लोगों की बाइक देखूँ, 10 लोगों से पूछूँ उनसे, आपका डिफरेंट एक्स ब्रांड आपके पास में, इसके पास वाई है, जेड है, ये कैसे, क्या परफॉर्मेंस है, कितने हैं, क्या कुछ डिफरेंस है नहीं है, क्या चीज़ होता है, तो वो अपने आप ही अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। सबसे बढ़िया। यस। वन लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको दिल्ली का CM बना दे तो आप साइकिलिंग कम्युनिटी के लिए क्या चेंज करना चाहोगे? ये तो एक तो आपने बहुत ही बड़ा एक ऐसा सपना दिखाया है जो मतलब मेरे को अगर अगर बेहोशी का भी वो दे दे तब भी नहीं आएगा मेरे मन में। बट ओके, मतलब एक जस्ट आपने एक क्वेश्चन पूछा तो उसका एक आंसर देने के लिए कि यस, अगर मैं या अगर मैं कभी सोचूं भी कि अगर ऐसा मेरे पे कोई पावर आ जाए, जैसे हम कहते हैं ना कि हम एक मूवी देखते थे कि वो वन डे का वो CM बन गया था, उसने कहा था कि आ जाओ देख के देखो, तो अगर यस इस टाइप का हम कहते हैं कि किसी को पावर मिले और स्पेशली कोई अच्छा जो उसी स्पोर्ट से हो, तो देखो साइकिलिंग के लिए मेरा एक ये रहेगा कि वो इंफ्रा हम कर सकते हैं वेदर इट इज़ फिजिबल और नॉट। देखो अगर मैं ये कहता हूँ कि जैसे मैं 2 बार यूरोप वाले पेरिस वाले इवेंट करके आ गया हूँ, 2 बार लंदन वाले इवेंट कर रहा हूँ, एंड वी नो स्पेशली इन यूरोप कि साइकिलिस्ट की कितनी रिस्पेक्ट है। मतलब मैं ऐसे कंपेयर करता हूँ इसको कि जैसे हमारे यहाँ क्रिकेटर्स के लिए अच्छा, कि हम कहते हैं ना कई लोगों के लिए बिल्कुल भगवान होते हैं वो, तो वहाँ साइकिलिस्ट के लिए इतना रिस्पेक्ट है। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं PBP में
हम जा रहे हैं सुबह के 5 बज रहे हैं, सोचो 4 से 5 बजे, एंड कंट्री वो साइड से जा रहे हैं, रोड से, विलेज से, एक आपको घर दिख रहा है वहाँ से 100 मीटर पे 200 मीटर पे ओनली, वहाँ उस घर के बाहर उसके पेरेंट्स और बच्चे खड़े हुए हैं, वो क्लैपिंग कर रहे हैं अंधेरे में आपके लिए, वो चिल्ला रहे हैं, मतलब आपको मोटिवेट कर रहे हैं। सोचो वो अच्छा लगता बचपन होगा। से, और वो रास्ते में हमें मिलते जा रहे हैं, कहीं भी मिल रहे हैं, वो इतना आपको वो कर रहे हैं, विश कर रहे हैं आपको, वो सब चीज़, तो वो उनकी डीएनए में है। वो ऐसे नहीं कि मैं इस एज में आके मैंने सोचा कि अच्छा कोई जा रहा है तो इनके लिए मैं ताली बजाऊं, कुछ चीज़ करूं। हमारे वो उनको बचपन से ही इतना उनके, इसलिए वो बच्चे बेचारे बचपन से ही उनको पहले वो देते हैं विदाउट पेडल वाली भी साइकिल देखी मैंने। वो छोटा सा, वो मेरे को लगता है वो चलना ही सीखी होगी, उसको दे रखी उन्होंने छोटी सी, वो पाँव से कर करके, हाँ करके, कि ताकि उनके डीएनए में घुस जाए वो। तो और फिर आपकी सेफ्टी, जो अभी आपने कहा कि यहाँ पर आके क्या स्टेप, वहाँ पर यस, देखो हमारा एक मेजर प्रॉब्लम पॉपुलेशन है, ठीक है ना। किसी भी कंट्री को मैं कहता हूँ कि जो आज कंपेयर करते हैं कि अरे देखो वहाँ देखो यहाँ देखो, मैं कहता हूँ ये पॉपुलेशन एक बार वहाँ डाल के देख दो उनकी कंट्री में बोल दो, वो चौक हो जाएंगे वो। सही बात है, टोटल इंफ्रा उनका मैं कह रहा हूँ कोलैप्स हो जाएगा। ठीक बात है। सो इसलिए देखो हमें कई चीज़ हम सोचते हैं कि ये हो जाए वो हो जाए, ऊपर से हेलीकॉप्टर आ जाए, वो देखता रहे साइकिलिस्ट ठीक से तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये सब जो मुंगेरी लाल के सपने होते हैं। सो मैं उतना भी नहीं बोलूँगा, बट यस कुछ उनके लिए भी एक जहाँ पर फिजिबल है, देखो हमारे पास वैसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर की नॉर्मल लोगों को देने के लिए नहीं है इतना कि क्योंकि इतना ट्रैफिक इतना उसको मैनेज करने के लिए, तो एटलीस्ट मैं ये रखता हूँ कि जहाँ पर फिजिबल है तो वहाँ पर तो ज़रूर मैं स्टेप लेता, अगर अगर मेरे को सपने में भी कोई ये पोजीशन मिल जाएगी कोई, कि जहाँ पर फिजिबल है उनको, ये पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो इमीडिएट में कर सकता हूँ, जो फिजिबिलिटी है, कि ट्रेन और मेट्रो में साइकिल के लिए एक स्पेस साइकिल जो वहाँ पर है। अच्छा, तो उससे क्या होगा कि देखो मैं तो वैसे भी बोलता हूँ कि गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि आप बाहर की कंट्री इतना क्यों इनकरेज करती है उनको। एक तो कि किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो कितनी हेल्दी है, ठीक है, वो हेल्दी क्या होगी जब आप उनको ज़्यादातर इस टाइप का इनकरेज करोगे। इवन जो मेरा फ्रेंड वहाँ से आया था कंट्री से, वो कह रहे हैं कि उसकी कंपनी उनको इंसेंटिव देती है अगर आप साइकिल से आते हो। अच्छा, वहाँ पर आपको प्रॉपर है, आपको सब चीज़ डेफिनेट बात है। तो इसीलिए क्या होता है कि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वहाँ पर, कि अगर मार्केट जा रहा था, हम तो डेफिनेट होता है बिना स्कूटी कार और उसके तो हम मतलब दूध नहीं लेके आ सकते तो वहाँ पर ये रहता है कि एटलीस्ट आप कहीं भी ट्रेवल करना है, अगर आप पे छोटी साइकिल है, इवन अगर मल्टीपल कंट्री भी उसमें विजिट करनी है आपको यूरोप में, तो क्योंकि आप पे अगर शेंगेन वीजा है तो आप मल्टीपल में ट्रेवल कर सकते हो, तो आप ट्रेन में वो प्रॉपर कोच बने उनके लिए, बाइक के लिए स्पेस बने, आप वहाँ पर हैंग कर सकते हो, वहाँ पर आप उसको टाई करके ताकि इधर मूव नहीं कर सकती, तो उनके लिए पूरा प्रिंटेड रहता है कि किस किस कोच में यहाँ पर बाइक के लिए फैसिलिटी है। मेरे ख्याल से शायद मुंबई में शायद मेट्रो में शायद स्टार्ट भी हो गया है, शायद मेरी जो लास्ट में इंफॉर्मेशन थी। तो मेरे ख्याल से जितना भी एटलीस्ट ट्रेन वाले में ये करें कि ताकि अगर कोई कम्यूट भी करना चाहता है और लॉन्ग डिस्टेंस भी कम्यूट हो, बिकॉज आपके लिए ये है ना कि देखो आपने कहा कि सपोज मेरे को यहाँ से एज ए साइकिलिस्ट ही या कहीं पे भी जाना है, आपने कहा कि यार मेरे को मेरठ ही जाना है, तो एटलीस्ट आपको पता है कि यहाँ से मतलब एटलीस्ट सर्टेन लोकेशन तक मैं जा सकता हूँ, या वहाँ से मैंने उसमें डाली ट्रेन में या इसमें मेट्रो में डाली, एंड वहाँ पर उतर के मैं फर्दर साइकिल निकाली एंड मैं फर्दर चले गया, अगर मेरे पे इतना ही है, जिस तरह से वहाँ पर लोग करते हैं। तो वाला पार्ट है, तो वो वाला पार्ट तो मैं रादर देन सेइंग कि नहीं रोड पे उनके लिए एक लाइन मैं अलग से बनवा दूंगा, अलग से मैं कहाँ से बनवाऊंगा, अभी वो कार के लिए नहीं है, वो नहीं है, तो इसलिए अगर फिजिबल है, यस, सो सबसे पहले जो इजी फिजिबल है वो मेरे को ये लगेगा कि हाँ ट्रेन में कहीं ना कहीं मैं उनके लिए एक स्कोप रखूँ, मेट्रो में यस यस यस, तो वो एक कहीं ना कहीं ऑप्शन मिल जाए लोगों को कि जहाँ पर फिजिबल है, जहाँ पर डेफिनेट बात है कि आई नो कि जो रियल क्राइसिस
पॉपुलेशन का है तो उसमें इमीडिएट तो नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ करते हैं कि जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इंक्रीज हो ताकि हमारी जो है प्राइवेट व्हीकल थोड़ा कम हो, ताकि उस पर रोड पे लोड कम हो। तो ये है कि यस, जब हम इनको इनकरेज करेंगे तो थोड़ा साइकिलिंग भी बढ़ेगा। और अगर इस वे में फर्दर इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर डेवलप करना है तो इसको कंसिडर करके किया जाए। एग्जिस्टिंग में यस मैं मानता हूँ कि कहीं पर लिमिटेशन है तो वहाँ पर नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ और न्यू कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, तो यस वहाँ पर एक इनके लिए कंसिडर करो कि उनका एक कॉरिडोर बना रहे कि वहाँ पर जो एटलीस्ट जो पेडेस्ट्रियन है और साइकिलिंग वाले हैं। जैसे बाहर में मैं देखता था तो एटलीस्ट ये रहता था कि करीब अराउंड 4 to 6 फीट के करीब 4 to 6 फीट का एक ट्रैक रहता था और उसमें साइकिल का फोटो चलता रहता था। मतलब आपका जो साइन है वो इधर मतलब एक सीधा बना रहेगा एक उल्टा, तो आपको समझ जाना कि सीधा दैट मीन ये आपके लिए है और उल्टा यानी वो उधर से साइकिलिस्ट आएगा। तो वो छोटा सा ही रहता था कॉरिडोर एंड उसमें अगर पेडेस्ट्रियन है तो पेडेस्ट्रियन का अलग मार्क रहेगा, तो वो यानी दोनों के लिए हो गया, फिर इधर उनके लिए हो गया। तो वो है तो उन्होंने साथ में, और बहुत ज़्यादा ही नहीं, मैं वो बोल रहा हूँ 4 फीट और 6 फीट के करीब में। तो आपको उतना अगर न्यू इंफ्रा अगर डेवलप हो रहा है तो यस वहाँ पर मैं एटलीस्ट पहले ही उसको उनके जो रिपोर्ट बन रही है, उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है कि एटलीस्ट उनका स्कोप भी रखा जाए, उनको प्रोविजन भी दिया जाए उसको। ठीक है, थैंक यू सो मच। आपके साथ ये कॉन्वर्जेशन करके बहुत ही एनलाइटन फील कर रहा हूँ मैं और बहुत ही मज़ा आया। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो ऑडियंस जिन्होंने ये पूरा पॉडकास्ट सुना होगा वो भी काफ़ी उनको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और इस पॉडकास्ट को अपने सभी साइकिलिंग ग्रुप्स में अपने सभी साइकिलिंग फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे काफ़ी कुछ सीख सकें। सो थैंक यू थैंक यू सो मच।